नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। राजस्थान के कोने कोने से जुड़े मेरे सभी भविष्य के शिक्षकों का मैं आपके अपने परिवार मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पूरे जोश और जुनून के साथ स्वागत करता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज हम एक ऐसे मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा। और इस मिशन में मेरा साथ देने के लिए हमारे साथ हैं कनिष्क, जो आप ही की तरह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को फतेह करने का सपना देख रही हैं। कनिष्क, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं बहुत उत्साहित हूँ लेकिन थोड़ी डरी हुई भी हूँ। डर? किस बात का डर कनिष्क? सर, बाकी सब विषय तो ठीक है, लेकिन ये सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब टेक्निकल चीज़ें मुझे बहुत कंफ्यूज करती हैं। मुझे डर है कि इन 10 नंबरों के चक्कर में मेरा स्कोर कम ना हो जाए। अरे बस इतनी सी बात। कनिष्क, मैं तुमसे और स्क्रीन पर देख रहे हर एक विद्यार्थी से एक वादा करता हूँ। आज से हम रीट मुख्य परीक्षा 2025 के लिए सूचना तकनीकी यानी आईसीटी की महासीरीज शुरू कर रहे हैं। हमारी कुल 4 कक्षाएं होंगी जो आपको मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि इन 4 कक्षाओं के माध्यम से हम परीक्षा में 10 के 10 अंक पक्के करने वाले हैं। इन 4 क्लास के बाद आईसीटी तुम्हारा सबसे कमजोर नहीं बल्कि सबसे पसंदीदा और सबसे स्कोरिंग विषय बन जाएगा। ये मान सर का वादा है। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आईसीटी का ये सफर किसी मूवी से कम नहीं होने वाला है। और इस मूवी की शुरुआत मैं एक सवाल से करना चाहूंगा। कनिष्क, क्या तुम जानती हो कि जिस मोबाइल से तुम और हमारे लाखों दोस्त ये क्लास देख रहे हैं वो असल में एक सुपर कंप्यूटर है जो तुम्हारी जेब में है। और यही सुपर कंप्यूटर तुम्हें टीचर बनाने में तुम्हारी सबसे बड़ी मदद करेगा। सच में सर? मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। बिल्कुल। और आज हम इसी जादुई दुनिया के दरवाजे खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास, सूचना तकनीकी के आधार। कनिष्क, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कंप्यूटर क्या है तो तुम क्या कहोगी एकदम सरल शब्दों में? सर, कंप्यूटर एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिससे हम टाइपिंग करते हैं, गाने सुनते हैं और इंटरनेट चलाते हैं। बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही समझा। किताबी भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उपयोगकर्ता यानी यूजर से डेटा यानी इनपुट के रूप में कच्ची जानकारी लेता है, उस डेटा को दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है और अंत में हमें एक उपयोगी परिणाम यानी आउटपुट देता है। लेकिन हम इसे अपनी कहानी में कहेंगे कि ये एक जादुई पिटारा है। सोचो, हमारे पास एक जादुई किचन है। हमने उसमें कच्ची सब्जियां, मसाले और तेल डाला। यह है हमारा इनपुट डेटा। किचन के अंदर एक अदृश्य शेफ ने उन सब चीज़ों को मिलाकर एक स्वादिष्ट सब्जी बना दी। ये हुई प्रोसेसिंग। और फिर गर्मा गर्म सब्जी हमारे सामने परोस दी गई। यह है हमारा आउटपुट। कंप्यूटर बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये कच्चे बेतरतीब आंकड़ों को लेता है और उन्हें उपयोगी जानकारी में बदल देता है। वाओ सर, ये उदाहरण तो बहुत ही शानदार है। अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। यही तो मान एजुकेशन का कमाल है। चलो अब देखो, इस जादुई पिटारे की कुछ खासियतें भी हैं जो इसे इंसान से भी ज्यादा खास बनाती हैं। गति यानी स्पीड। कंप्यूटर पलक झपकते ही लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। तुम जितनी देर में 2 और 2 जोड़ोगी उतनी देर में ये हजारों अंकों की गुणा भाग कर देगा। ये चीते से भी तेज है। सटीकता यानी एक्यूरेसी। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता बशर्ते हमने उसे गलत निर्देश ना दिए हों। यह अर्जुन के लक्ष्य की तरह हमेशा सटीक होता है। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। ये कभी थकता नहीं है, बोर नहीं होता। ये 24 घंटे 7 दिन एक ही ऊर्जा और सटीकता से काम कर सकता है। भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी। ये एक विशाल लाइब्रेरी की तरह है जिसमें तुम हजारों किताबें, फिल्में और गाने स्टोर कर सकती हो और जब चाहो उन्हें इस्तेमाल कर सकती हो। स्वचालन यानी ऑटोमेशन। एक बार निर्देश देने के बाद ये अपना काम खुद ब खुद करता रहता है। उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब कंप्यूटर सुपर हीरो जैसा है। बिल्कुल। अब चलो इस सुपर हीरो के अलग अलग अवतारों के बारे में जानते हैं, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हम इन्हें 3 आधार पर बांट सकते हैं। पहला, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के आधार पर। इसमें 3 तरह के कंप्यूटर की बात होती है। पहला, एनालॉग कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर हैं जो भौतिक मात्राओं मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को मापते हैं, जैसे तापमान, दबाव, गति। ये अंकों पर काम नहीं करते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तुम्हारी पुरानी मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर जो सुई से गति बताता है, या डॉक्टर का पुराना पारा वाला थर्मामीटर। ये लगातार बदलते डेटा को मापते हैं। दूसरा, डिजिटल कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर हैं जो अंकों मतलब डिजिट्स यानी बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 पर काम करते हैं। तुम्हारा कैलकुलेटर, तुम्हारा स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं। ये हमें सटीक अंकीय मान यानी डिस्क्रीट वैल्यू देते हैं। आज हम जितने भी कंप्यूटर देखते हैं उनमें से 99% डिजिटल ही होते हैं। तीसरा, हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण है।
इसमें दोनों के गुण होते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पेट्रोल पंप की मशीन। वो मशीन बहते हुए पेट्रोल की मात्रा यानी एनालॉग को भी मापती है और साथ ही उसकी कीमत की गणना करके स्क्रीन पर दिखाती है। अस्पतालों में ईसीजी मशीन भी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जो धड़कन यानी एनालॉग को मापकर उसे डिजिटल रूप में दिखाती है। अच्छा सर, और दूसरा उद्देश्य यानी पर्पस के आधार पर। इसमें 2 प्रकार के उद्देश्यों के बारे में बात की जाती है। पहला, सामान्य उद्देश्य या जनरल पर्पस। ये वो कंप्यूटर हैं जो कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप। हम इस पर नोट्स भी बना सकते हैं, फिल्में भी देख सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। दूसरा, विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पस। ये किसी एक खास काम के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे मौसम की भविष्यवाणी करने वाला सुपर कंप्यूटर या ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करने वाला सिस्टम। और सर तीसरा है आकार यानी साइज के आधार पर। इसमें भी 3 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। पहला, माइक्रो कंप्यूटर। ये सबसे छोटे और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर हैं। हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा, मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इनका उपयोग छोटे ऑफिस या सर्वर के रूप में होता है, जहां एक साथ कई लोग काम करते हैं, जैसे रेलवे आरक्षण प्रणाली। तीसरा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बहुत बड़े, शक्तिशाली और महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों और सरकारी विभागों में होता है, जहां हजारों यूजर्स का डेटा एक साथ प्रोसेस किया जाता है, जैसे रेलवे आरक्षण प्रणाली। चौथा, सुपर कंप्यूटर। ये दुनिया के सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग बहुत जटिल गणनाओं जैसे मौसम की भविष्यवाणी, वैज्ञानिक अनुसंधान और परमाणु परीक्षणों के लिए किया जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। सर, आपने इतने आसान तरीके से सब कुछ समझा दिया कि अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचा। हाइब्रिड कंप्यूटर वाला पेट्रोल पंप का उदाहरण तो कमाल का था। शुक्रिया। बस यही कोशिश है कि पढ़ाई बोझ न लगे, बल्कि एक मजेदार कहानी लगे। चलो अब इस कहानी के अगले अध्याय पर चलते हैं, जहां हम कंप्यूटर के शरीर और उसकी आत्मा से मिलेंगे। मान सर, अब हार्डवेयर से भी मुलाकात करवा दो। बिल्कुल कनिष्क, जैसे हमारे शरीर में हाथ, पैर, आंखें, कान होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के भी भौतिक अंग होते हैं। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। तुम्हारा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर हैं। ये कंप्यूटर का शरीर है। अब इस शरीर के कुछ खास अंग हैं, जिनमें से पहला है इनपुट डिवाइसेस। ये कंप्यूटर की इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, जिनके द्वारा कंप्यूटर बाहर की दुनिया से जानकारी या निर्देश लेता है। कीबोर्ड, ये कंप्यूटर को अक्षर और अंक बताने का काम करता है, जैसे हम मुंह से बोलते हैं। माउस, ये स्क्रीन पर किसी चीज की ओर इशारा करने या उसे चुनने का काम करता है, जैसे हम अपनी उंगली से करते हैं। स्कैनर, ये किसी भी कागज या फोटो की डिजिटल कॉपी बना देता है, जैसे हमारी आंखें किसी दृश्य को देखकर दिमाग में छाप लेती हैं। माइक्रोफोन या माइक, ये हमारी आवाज को कंप्यूटर के अंदर भेजता है, जैसे हमारे कान सुनते हैं। वेबकैम, ये हमारी तस्वीर या वीडियो कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जॉयस्टिक, इसका इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है। और सर, आउटपुट डिवाइस? बिल्कुल, ये कंप्यूटर की वाणी और अभिव्यक्ति, ये वॉइस एंड एक्सप्रेशन है, जिनके द्वारा कंप्यूटर हमें परिणाम दिखाता या सुनाता है। मॉनिटर या स्क्रीन, ये हमें चित्र और टेक्स्ट दिखाता है, ये कंप्यूटर का चेहरा है। प्रिंटर, ये डिजिटल जानकारी को कागज पर छापता है। स्पीकर, यह हमें संगीत या कोई भी आवाज सुनाता है। प्रोजेक्टर, ये कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़े पर्दे पर दिखाता है, जैसे स्कूलों में स्मार्ट क्लास में होता है। मतलब इनपुट से हम कंप्यूटर को बताते हैं और आउटपुट से कंप्यूटर हमें बताता है। कितना सिंपल है। बिल्कुल, और जो सिंपल है वही परीक्षा में आता है। चलो इसी बात पर एक परीक्षा वाला सवाल हो जाए। तैयार हो कनिष्क? तो इसे हल्के में मत लेना। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी स्पीकर। सोचो और जवाब दो। सर, मॉनिटर हमें दिखाता है तो ये आउटपुट है। प्रिंटर हमें प्रिंट देता है तो ये भी आउटपुट है। स्पीकर हमें सुनाता है तो ये भी आउटपुट है। लेकिन माउस से तो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, मतलब ये एक इनपुट डिवाइस है। तो सही जवाब है सी, माउस। शानदार, बहुत बढ़िया। देखा दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं वही परीक्षा में आता है। तुम्हारा 1 प्रश्न और 2 अंक यहीं पक्के हो गए। चलो अब कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण अंग उसके दिमाग से मिलते हैं। हाँ सर, ये तो मजेदार होगा। बिल्कुल कनिष्क, जैसे हमारे शरीर को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर को उसका दिमाग कंट्रोल करता है, जिसे हम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं।
इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के सारे काम संभालता है। अब इस दिमाग के अंदर भी 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सोचो सीपीयू एक ऑफिस का मैनेजर है। पहला एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये उस ऑफिस का अकाउंटेंट है। इसका काम है सारे अंकगणितीय यानी अरिथमेटिक काम करना, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, और सारे तार्किक या लॉजिकल काम करना, जैसे 2 संख्याओं की तुलना करना कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी या बराबर है। कंप्यूटर में होने वाली हर कैलकुलेशन यही करता है। दूसरा सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, ये असली मैनेजर है। इसका काम गणना यानी कैलकुलेशन करना नहीं, बल्कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखना है। ये इनपुट डिवाइस से डेटा लेने, उसे मेमोरी में भेजने, एएलयू को गणना के लिए देने और फिर परिणाम को आउटपुट डिवाइस तक भेजने, इन सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। और तीसरा है रजिस्टर्स या मेमोरी यूनिट। ये कंप्यूटर के अंदर ही बहुत तेज गति वाली छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं। ये मैनेजर की डेस्क की तरह है, जहां वो उस डेटा को रखता है जिस पर उसे तुरंत काम करना होता है। इससे काम बहुत तेजी से होता है। मतलब एएलयू कैलकुलेशन करता है और सीयू सब कुछ मैनेज करता है। वाह, अब सीपीयू का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। बहुत अच्छे। अब दिमाग है तो याददाश्त भी तो होगी। चलो अब कंप्यूटर की याददाश्त यानी मेमोरी को समझते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी इंसान की याददाश्त की तरह ही होती है, जहां वो जानकारी को संग्रहित यानी स्टोर करता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, और मेन मेमोरी। ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। सीपीयू सीधे यहीं से डेटा एक्सेस करता है। ये भी 2 तरह की होती है। एक रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे ऐसे समझो जैसे ये तुम्हारी स्टडी टेबल है। जब तुम पढ़ती हो तो अपनी किताबें टेबल पर फैला लेती हो। जब तक पढ़ रही हो किताबें वहीं रहती हैं। लेकिन जैसे ही तुम उठकर चली जाती हो, यानी बिजली चली जाती है, टेबल खाली हो जाती है। रैम भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक कंप्यूटर ऑन है और हम किसी फाइल पर काम कर रहे हैं, वो फाइल रैम में रहती है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, रैम में मौजूद सारा डेटा डिलीट हो जाता है। इसीलिए इसे अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जितनी ज्यादा रैम होगी, तुम्हारी स्टडी टेबल उतनी ही बड़ी होगी और तुम एक साथ उतनी ही ज्यादा किताबें यानी फाइल्स खोलकर काम कर पाओगी। इसीलिए ज्यादा रैम वाले फोन या लैपटॉप तेज चलते हैं। और 2 रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है, सिर्फ पढ़ने वाली मेमोरी। इसे तुम एक ऐसी निर्देश पुस्तिका या इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझो जो कंपनी ने कंप्यूटर के साथ दी है और जिसे तुम बदल नहीं सकती। इसमें वे स्थायी निर्देश स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट यानी बूट करने के लिए जरूरी होते हैं। बिजली जाने पर भी इसका डेटा डिलीट नहीं होता, इसीलिए इसे स्थायी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अच्छा सर, और दूसरी मेमोरी? द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। ये कंप्यूटर की स्थायी स्टोरेज होती है। इसे तुम अपनी किताबों की अलमारी या बुक शेल्फ समझो। जब तुम पढ़ाई पूरी कर लेती हो तो अपनी किताबों को सुरक्षित रखने के लिए अलमारी में रख देती हो। इसी तरह जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो वो स्थायी रूप से द्वितीयक मेमोरी में स्टोर हो जाती है। मानसा, इसको उदाहरण से समझा दो प्लीज। बिल्कुल, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड। मेमोरी की इकाइयां। अब इस याददाश्त को मापते कैसे हैं? चलो एक कहानी से समझते हैं। कंप्यूटर सिर्फ 2 अंक समझता है, 0 यानी ऑफ और 1 यानी ऑन। इस एक अंक को कहते हैं बिट यानी बाइनरी डिजिट। ये मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। जब 4 बिट्स मिलते हैं तो बनता है 1 निबल। जब 8 बिट्स मिलते हैं तो बनता है 1 बाइट। एक अक्षर जैसे ए को स्टोर करने में 1 बाइट लगती है। 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट यानी 1 केबी। यह है छोटी टेक्स्ट फाइल। 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट यानी एमबी। यह है एक गाना या फोटो। 1024 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट यानी जीबी। यह है एक पूरी मूवी। 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट यानी टीबी। यह है हजारों मूवीज की लाइब्रेरी। गजब। रैम और रोम का स्टडी टेबल और निर्देश पुस्तिका वाला उदाहरण तो दिमाग में छप गया सर। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो हमने कंप्यूटर का शरीर यानी हार्डवेयर तो देख लिया, लेकिन क्या बिना आत्मा के शरीर काम कर सकता है? नहीं सर। तो चलो अब कंप्यूटर की आत्मा से मिलते हैं। सॉफ्टवेयर ये निर्देशों और प्रोग्रामों का वो समूह है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है।
इसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर छू नहीं सकते। ये कंप्यूटर की आत्मा है, यानी सोल। अगर हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा सर, कौन कौन से? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे सॉफ्टवेयरों का राजा समझो। ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने और मैनेज करने का काम करता है। ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल का काम करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। इसके और उदाहरण देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसे विंडोज 11, एप्पल मैक ओएस, लिनक्स और हमारे मोबाइलों में एंड्रॉयड और आईओएस। इनके बिना हमारा कंप्यूटर या मोबाइल एक बेजान डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा सर, समझ गए। और दूसरा? दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन्हें तुम राजा की प्रजा या मंत्री समझ सकती हो, जो किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें हम ऐप्स भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, VLC मीडिया प्लेयर वीडियो देखने के लिए, गूगल क्रोम इंटरनेट चलाने के लिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए, फोटोशॉप फोटो एडिट करने के लिए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर हम जो भी ऐप चलाते हैं जैसे MS वर्ड, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना सर? एकदम सही पकड़ी हो, तुम तो बहुत जल्दी सीख रही हो। चलो इसी समझदारी की एक और टेस्ट ली जाए। तैयार हो अगले PYQ के लिए? अब एक प्रश्न बताओ, ध्यान से सुनना। कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक निर्देश कहां संग्रहित होते हैं? A रैम, B रोम, C हार्ड डिस्क, D CD रोम। सर, आपने बताया था कि रोम एक निर्देश पुस्तिका की तरह है जिसे हम बदल नहीं सकते और उसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के स्थायी निर्देश होते हैं। तो इसका जवाब B रोम ही होगा। बिल्कुल सही। तुम तो स्टार बनती जा रही हो। आज की क्लास में ही तुमने 4 अंक पक्के कर लिए हैं। यही होता है कॉन्सेप्ट को कहानी से समझने का फायदा। अब चलो तुम्हारे भविष्य के सबसे बड़े हथियार से तुम्हारी दोस्ती करवाते हैं। अब चलते हैं एक शिक्षक का ब्रह्मास्त्र, जो है MS ऑफिस। कनिष्क, जैसे एक शिक्षक के रूप में तुम्हें सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारे प्रशासनिक काम भी करने होते हैं, जैसे बच्चों के लिए नोट्स बनाना, प्रश्न पत्र तैयार करना, उनका रिजल्ट बनाना, पेरेंट्स को नोटिस भेजना। इन सभी कामों में जो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी और ब्रह्मास्त्र साबित होगा, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है, जिसमें से 3 तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं: MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावरपॉइंट। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सरल भाषा में कहें तो ये तुम्हारी डिजिटल कॉपी है, जिस पर तुम कुछ भी लिख सकती हो, उसे सुंदर बना सकती हो, फोटो जोड़ सकती हो और प्रिंट कर सकती हो। इसका उपयोग तुम नोट्स, प्रश्न पत्र, स्कूल नोटिस और रिपोर्ट बनाने के लिए करोगी। लेकिन इसका असली जादू इसके एडवांस्ड फीचर्स में है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। पिछले साल मुझे पेरेंट टीचर मीटिंग से ठीक एक दिन पहले प्रिंसिपल सर का आदेश मिला कि सभी 50 बच्चों के लिए उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हैं, जिसमें हर बच्चे का नाम, उसके अंक और एक खास टिप्पणी हो। क्या? एक दिन में 50 बच्चों के लिए अलग-अलग रिपोर्ट कार्ड? ये तो असंभव है सर। असंभव लगता है, लेकिन मैंने ये काम सिर्फ 5 मिनट में पूरा कर दिखाया। 5 मिनट में? कैसे सर? कौन सा जादू किया आपने? मैंने इस्तेमाल किया MS वर्ड का ब्रह्मास्त्र, मेल मर्ज। अब देखो इसके बारे में। मेल मर्ज ये एक ऐसी जादुई सुविधा है जिससे तुम एक ही पत्र या दस्तावेज को अलग-अलग लोगों के लिए उनकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, अंक के साथ एक साथ तैयार कर सकती हो। चरण 1, मैंने MS वर्ड में रिपोर्ट कार्ड का एक मुख्य प्रारूप यानी मेन डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें नाम, अंक आदि की जगह खाली छोड़ दी। चरण 2, फिर मैंने MS एक्सेल में सभी 50 बच्चों के नाम, उनके अंक और टिप्पणी की एक लिस्ट यानी डेटा सोर्स बना ली। चरण 3, फिर मैंने वर्ड में मेलिंग्स टैब पर जाकर उस एक्सेल फाइल को जोड़ा और खाली जगहों पर सही फील्ड्स या मर्ज फील्ड्स को इंसर्ट कर दिया, जैसे नाम की जगह पर नाम वाला फील्ड, और बस एक क्लिक पर वर्ड ने अपने आप 50 बच्चों के लिए उनके व्यक्तिगत डेटा के साथ 50 अलग-अलग रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दिए। हे भगवान, ये तो सच में किसी जादू से कम नहीं है। ये तो मेरा घंटों का काम मिनटों में कर देगा सर। बिल्कुल। और एक और छोटी मगर बहुत काम की चीज है, हेडर एंड फुटर। तुम चाहती हो कि तुम्हारे बनाए प्रश्न पत्र के हर पेज के ऊपर स्कूल का नाम हेडर और नीचे पेज नंबर फुटर अपने आप आ जाए? तो बस हेडर और फुटर में एक बार लिख दो, वो हर पेज पर अपने आप छप जाएगा। अब मिलो MS एक्सेल से। ये आंकड़ों का खिलाड़ी है। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें डेटा को पंक्तियों यानी रोज और स्तंभों यानी कॉलम्स में व्यवस्थित किया जाता है। इसका उपयोग तुम छात्रों की मार्कशीट बनाने, उपस्थिति का रिकॉर्ड रखने और स्कूल के बजट का हिसाब किताब रखने के लिए करोगी। अब तुम्हारे लिए एक चुनौती।
मान लो तुम्हें 100 छात्रों की 5 विषयों की मार्कशीट का कुल योग, प्रतिशत और ग्रेड ABC निकालना है। हाथ से करोगी तो कितना समय लगेगा? सर इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा और गलतियों की भी बहुत संभावना है। और अगर मैं कहूं कि एक्सेल में ये काम सिर्फ 2 मिनट में हो सकता है, वो भी बिना किसी गलती के। सच में? हाँ, एक्सेल के 2 महाशक्तियों से, फॉर्मूलाज और चार्ट्स। फॉर्मूलाज, एक्सेल में तुम पहले से बने हुए फॉर्मूलों का उपयोग करके सेकंडों में गणना कर सकती हो। कुल योग के लिए इज इक्वल टू सम, औसत के लिए इज इक्वल टू एवरेज, और ग्रेड निकालने के लिए इज इक्वल टू इफ का लॉजिकल फॉर्मूला। बस एक छात्र के लिए फॉर्मूला लगाओ और उसे नीचे ड्रैग कर दो, 100 छात्रों का रिजल्ट तैयार। अब बात करते हैं चार्ट्स की। ये आंकड़ों को तस्वीरों के रूप में दिखाते हैं, जिससे उन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है। तुम छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए कॉलम चार्ट बना सकती हो, या ये देखने के लिए कितने प्रतिशत छात्र पास हुए और कितने फेल, पाई चार्ट बना सकती हो। और सर MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट, ये प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन का बाहुबली है। इसका उपयोग तुम अपने पाठ को और भी रोचक और आकर्षक बनाने के लिए कर सकती हो। तुम बोरिंग इतिहास या विज्ञान के पाठों को तस्वीरों और टेक्स्ट वाली स्लाइड्स में बदल सकती हो। लेकिन असली मजा तब है जब तुम अपनी प्रेजेंटेशन में जान डाल दो, एनिमेशंस। तुम अपनी स्लाइड्स में टेक्स्ट और तस्वीरों पर अलग अलग तरह के एनिमेशन लगा सकती हो, जिससे वे उड़ते हुए, घूमते हुए या जूम होते हुए स्क्रीन पर आएं। सोचो, जब तुम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा रही हो और चेतक की तस्वीर दौड़ते हुए स्क्रीन पर आए, तो बच्चों को कितना मजा आएगा। एक आता है स्लाइड शोज। अपनी बनाई हुई स्लाइड्स को एक एक करके फुल स्क्रीन पर दिखाना ही स्लाइड शो है। तुम इसमें ट्रांजिशन यानी एक स्लाइड से दूसरी पर जाने का इफेक्ट भी लगा सकती हो, जिससे तुम्हारी प्रेजेंटेशन और भी प्रोफेशनल लगे। सर अब मुझे समझ आया कि आप इसे ब्रह्मास्त्र क्यों कह रहे थे। ये तो सच में एक शिक्षक के सारे काम आसान कर सकता है और परीक्षा के सवाल भी हल कर सकता है। चलो देखते हैं कैसे। अब एक और प्रश्न का जवाब दो। एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को एक ही पत्र भेजने के लिए MS वर्ड की किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? A मेलिंग, B मैक्रो, C मेल मर्ज, D टेम्पलेट। सर ये तो आपने अभी अभी पेरेंट टीचर मीटिंग वाली कहानी में बताया था। इसका जवाब है C मेल मर्ज। एक्सेलेंट, तुम सच में ध्यान से सुन रही हो। यही एकाग्रता तुम्हें सफलता दिलाएगी। अब जब हमने अपने हथियार चलाना सीख लिया है, तो चलो उस मैदान को समझते हैं जहां हमें इन हथियारों का इस्तेमाल करना है, यानी इंटरनेट को। कनिष्क, इंटरनेट क्या है? सरल शब्दों में ये नेटवर्कों का नेटवर्क यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। ये एक विश्वव्यापी जाल है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ता है, ताकि वे आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। अब तुम पूछोगे कि नेटवर्क क्या है? हाँ सर बताओ। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम जैसे तार या वाईफाई से आपस में जुड़कर डेटा साझा करते हैं, तो उसे नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क मुख्य रूप से क्षेत्र के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक सीमित क्षेत्र का नेटवर्क होता है, जैसे एक घर, एक ऑफिस या एक स्कूल की कंप्यूटर लैब। इसमें कंप्यूटर एक ही बिल्डिंग के अंदर आपस में जुड़े होते हैं। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ये एक विस्तृत क्षेत्र का नेटवर्क होता है जो कई शहरों, देशों या पूरे महाद्वीप में फैला हो सकता है। इंटरनेट वैन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इंटरनेट की दुनिया में कुछ जरूरी शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। वेब ब्राउजर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स को खोलने और देखने में मदद करता है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। सर्च इंजन, ये एक वेबसाइट है जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने में हमारी मदद करती है, जैसे गूगल, बिंग। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये किसी भी वेबसाइट का पता होता है, जैसे https://www.google.com। TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह नियमों का एक समूह या प्रोटोकॉल है जो ये तय करता है कि इंटरनेट पर डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे जाएगा। ये डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है और ये सुनिश्चित करता है कि वे सही जगह पर सुरक्षित पहुंच जाएं। मतलब लैन छोटा नेटवर्क है और वैन बड़ा नेटवर्क है और इंटरनेट सबसे बड़ा वैन है। ठीक है सर, समझ गए। बहुत अच्छे। अब देखो, इंटरनेट एक बहुत शक्तिशाली और उपयोगी दुनिया है, लेकिन हर अच्छी जगह की तरह यहाँ भी कुछ खतरे हैं। यहाँ कुछ राक्षस भी हैं जिनसे हमें अपने छात्रों और स्कूल के डेटा को बचाना है, और इसी बचाव को कहते हैं साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा का मतलब है अपने कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच या हमलों से बचाना। चलो इन साइबर हमलों के कुछ सामान्य प्रकारों को समझते हैं। जी सर, बताइए। मालवेयर यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर या हानिकारक सॉफ्टवेयर। वायरस भी एक प्रकार का मैलवेयर ही है।
ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में घुसकर हमारी फाइल्स को खराब कर सकता है, जानकारी चुरा सकता है या कंप्यूटर को धीमा कर सकता है। ये एक बीमारी की तरह है जो कंप्यूटर को बीमार कर देती है। फिशिंग, ये ऑनलाइन धोखाधड़ी का सबसे आम तरीका है। इसमें हमलावर आपको एक नकली ईमेल, मैसेज या वेबसाइट का लिंक भेजता है जो बिल्कुल असली जैसा दिखता है, जैसे बैंक की वेबसाइट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करके अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड या ओटीपी डालते हैं, आपकी गोपनीय जानकारी चोर के पास पहुंच जाती है। ये एक बहरूपिया है जो आपको धोखा देता है। रैंसमवेयर, ये एक बहुत ही खतरनाक मैलवेयर है। ये आपके कंप्यूटर की सभी फाइल्स को एन्क्रिप्ट यानी लॉक कर देता है और उन्हें खोलने के बदले में आपसे फिरौती मतलब रैंसम मांगता है, जो अक्सर क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन में होती है। ये एक डिजिटल अपहरणकर्ता की तरह है। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है सर। इनसे बचने का क्या उपाय है? घबराओ नहीं, हर चक्रव्यूह को तोड़ने का एक तरीका होता है। बचाव के उपाय बहुत सरल हैं। मजबूत पासवर्ड मतलब स्ट्रांग पासवर्ड। अपने सभी अकाउंट्स के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसमें अक्षर यानी कैपिटल और स्मॉल, अंक और प्रतीक जैसे @ हैश, डॉलर, परसेंटेज का मिश्रण हो। पासवर्ड कम से कम 8 से 12 अक्षरों का होना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA, जहां भी संभव हो इसे जरूर ऑन करें। इसमें पासवर्ड के अलावा आपके मोबाइल पर एक OTP आता है जिसे डालने के बाद ही लॉगिन होता है। यह सुरक्षा की एक दोहरी परत है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अपने कंप्यूटर में एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करें और उसे हमेशा अपडेट रखें। यह आपके कंप्यूटर का चौकीदार है। सावधानी, किसी भी अनजान या संदिग्ध ईमेल, मैसेज या लिंक पर क्लिक ना करें। किसी भी वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने से पहले सुनिश्चित करें कि वो सुरक्षित है और URL में HTTPS होना चाहिए। चलो, तुम्हारी साइबर सुरक्षा की समझ को परखते हैं। नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? A. स्पैमिंग, B. फिशिंग, C. हैकिंग, D. स्पूफिंग। सर, ये तो बहरूपिया वाला उदाहरण है जो गोपनीय जानकारी चुराता है। इसका जवाब है B. फिशिंग। फैंटास्टिक! तुम साइबर सुरक्षा की पहली बाधा पार कर चुकी हो। अब जब तुम एक भावी शिक्षक बनने वाली हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी राजस्थान सरकार शिक्षा में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है। वाओ सर, आपने इन सबको कितना इजी बना दिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल कनिष्क, यही तो मेरा काम है कि मैं हर स्टूडेंट को अच्छे से समझा पाऊं। पर मेरा हर स्टूडेंट लाइक और कमेंट करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करता है। कनिष्क, एक शिक्षक के रूप में तुम्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कौन-कौन सी ICT पहल चला रही है। परीक्षा में यहां से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले, शाला दर्पण। इसे स्कूल का आईना समझो। ये राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल है। इस पर स्कूल से जुड़ी हर जानकारी जैसे छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों का विवरण या स्टाफ कॉर्नर, परीक्षा परिणाम, सब कुछ लाइव उपलब्ध होता है। एक शिक्षक के तौर पर तुम्हारा सारा काम इसी पोर्टल पर होगा। अब आता है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये शिक्षा के लिए दान का महामंच है। ये एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, भामाशाह या कंपनी सीधे किसी भी सरकारी स्कूल को गोद ले सकती है या उसकी किसी परियोजना के लिए ऑनलाइन दान दे सकती है। इसका उद्देश्य स्कूलों में जन सहयोग से आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। अगला है स्माइल यानी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। कोरोना काल में शुरू हुआ ये कार्यक्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से छात्रों को रोजाना कंटेंट जैसे वीडियो और वर्कशीट भेजा जाता था ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो। अब आता है दीक्षा राइज, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ये शिक्षकों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पर शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल, शिक्षण सामग्री और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। ये NCERT के दीक्षा प्लेटफॉर्म का राजस्थानी संस्करण है। अगला है हवा महल कार्यक्रम या हवा महल प्रोग्राम। ये छोटे बच्चों कक्षा 1-2 के लिए हर शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाने वाली एक मजेदार और मनोरंजक सीखने की गतिविधि है। अगला है ई-कक्षा, YouTube पर शिक्षा विभाग का आधिकारिक चैनल जहां कक्षा 1 से 12 तक के लिए विषयवार वीडियो लेक्चर उपलब्ध हैं। और अंत में CALP यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2004-05 में हुई थी। इसका उद्देश्य कंप्यूटर की सहायता से छात्रों को सिखाना और स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करना था। ओके सर, समझ गई। चलो, अब देखते हैं कि तुमने राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य को कितना समझा।
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों का संपूर्ण डेटाबेस ऑनलाइन प्रबंधित करने वाले एकीकृत पोर्टल का क्या नाम है? ए. राज ई ज्ञान, बी. शाला दर्पण, सी. ज्ञान संकल्प, डी. दीक्षा। सर, स्कूल का आईना यानी बी, शाला दर्पण। बहुत बढ़िया, तुम परीक्षा के पैटर्न को पकड़ रही हो। यही स्मार्ट स्टडी है। अब चलो थोड़ी भविष्य की सैर करते हैं। कनिष्क, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और इसका असर हमारी शिक्षा पर भी पड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा। एआई हर छात्र की सीखने की गति और शैली को समझकर उसे उसके हिसाब से कंटेंट और अभ्यास प्रश्न देगा। ये शिक्षकों को ये बताने में मदद करेगा कि किस छात्र को किस विषय में अतिरिक्त मदद की जरूरत है। कनिष्क, क्या आपको पता है, टेस्टक्यू ऐप भारत का पहला ऐसा एजुकेशन ऐप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की क्रांतिकारी तकनीक की मदद से आपको परीक्षा के लिए तैयार करता है। टेस्टक्यू ऐप साधारण मॉक टेस्ट और पुराने प्रश्न पत्रों वाला ऐप नहीं है। ये आपका पर्सनल एआई एग्जाम गुरु है, जो आपको सिर्फ वही पढ़ाता है जो आपके लिए सबसे जरूरी है। हमारी एडवांस्ड एआई तकनीक लाखों प्रश्नों का विश्लेषण करती है, पिछले सालों के पेपर पैटर्न को समझती है और आने वाली परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे संभावित प्रश्नों को आपके सामने ले आती है। हमारी एआई तकनीक आपके सिलेबस के हर टॉपिक का गहराई से विश्लेषण करती है और उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले ही आपके लिए तैयार कर देती है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि सालों की रिसर्च और डेटा साइंस का नतीजा है। सोचिए, अगर आपको पहले से ही पता हो कि एग्जाम में क्या आने वाला है, तो आपकी तैयारी कितनी आसान और सटीक हो जाएगी। इस क्लास को खत्म होने के बाद टेस्टक्यू ऐप जरूर डाउनलोड करना। अब आता है वीआर और एआर यानी वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी। सोचो तुम इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा रही हो और बच्चे वीआर हेडसेट लगाकर खुद को उस युद्ध के मैदान में महसूस कर सकें, या विज्ञान में मानव हृदय को 3D में अपनी आंखों के सामने धड़कते हुए देख सकें। ये वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी और एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी से संभव होगा। नेक्स्ट है हाइब्रिड लर्निंग। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का मिश्रण है। बच्चे कुछ दिन स्कूल आएंगे और कुछ दिन घर से ही ऑनलाइन क्लास लेंगे। ये मॉडल अब शिक्षा का भविष्य है, जो हमें कोरोना महामारी ने सिखाया है। वाह सर, ये तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है। भविष्य की शिक्षक बनना तो और भी रोमांचक होगा। बिल्कुल, और इस रोमांचक भविष्य के लिए तुम्हें आज मेहनत करनी होगी। कनिष्क, हमने आज आईसीटी का लगभग पूरा आधार समझ लिया है, लेकिन ज्ञान को अंकों में बदलना एक कला है, और ये कला आती है अभ्यास से। कनिष्क, हमने आईसीटी का पूरा ज्ञान तो ले लिया, लेकिन रीट मेंस की परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि गति, सटीकता और रणनीति की भी परीक्षा है। आपको लाखों उम्मीदवारों से आगे निकलना है, और इसके लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। तुम्हें अभ्यास करना होगा, अपनी गलतियों को पहचानना होगा और समय के साथ दौड़ लगानी होगी। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पढ़ तो लेती हूँ, लेकिन जब टेस्ट देती हूँ तो कई सवाल गलत हो जाते हैं या समय कम पड़ जाता है। इसका क्या समाधान है? तुम्हारी इसी चुनौती का एक ही अचूक समाधान है, टेस्टक्यू ऐप। ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये तुम्हारा पर्सनल कोच है जो 24/7 तुम्हारी तैयारी को परखेगा, तुम्हारी कमियों को बताएगा और तुम्हें हजारों की भीड़ में सबसे आगे खड़ा करेगा। और इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार क्या? वो है टेस्टक्यू ऐप पर उपलब्ध 4100+ वन लाइनर प्रश्नों की रामबाण पीडीएफ। ये कोई साधारण पीडीएफ नहीं, ये रीट मेंस के लिए हमारे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया ब्रह्मास्त्र है। लेवल 1 और लेवल 2 के छात्र इस मनोविज्ञान और आईसीटी जैसे विषयों में अपने 30 अंक तक पक्के कर सकते हैं। इसमें हर महत्वपूर्ण फैक्ट को सीधे प्रश्न उत्तर के रूप में दिया गया है, ताकि रिवीजन में तुम्हारा 1 सेकंड भी बर्बाद ना हो। दोस्तों, एक बात सोचो, जब हजारों छात्र मोटी मोटी किताबों के पन्ने पलट रहे होंगे, तब तुम इस वन लाइनर पीडीएफ से परीक्षा में आने वाले सीधे फैक्ट्स को अपनी उंगलियों पर याद कर रहे होगे। जब दूसरे कंफ्यूज्ड होंगे, तब तुम आत्मविश्वास से भरे होगे। सफलता और असफलता के बीच का अंतर यही स्मार्ट वर्क पैदा करेगा। ये वन लाइनर पीडीएफ तुम्हें उस भीड़ से निकालकर मेरिट लिस्ट में लाने का दम रखती है। वाह मान सर, टेस्टक्यू ऐप तो बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है टेस्टक्यू ऐप से पढ़कर अब की बार मेरा टीचर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आप भी ये ऐप जरूर डाउनलोड करना। इतना ही नहीं, टेस्टक्यू ऐप पर रोज रीट मेंस के लिए फ्री क्विज होती है, जिससे तुम अपनी तैयारी को रोज जान सकते हो।
इसके अलावा हमारे सभी विषयों के वन लाइनर और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी टेस्टक्यू ऐप पर उपलब्ध हैं। एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी उसी की लगती है जो सही दिशा में, सही कंटेंट के साथ, सही जगह पर अभ्यास करता है। और रीट मेंस में सफलता के लिए केवल एक ही रास्ता है, टेस्टक्यू ऐप। तो इंतजार किस बात का है? अभी प्ले स्टोर पर जाकर टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करो और अपनी सफलता की ओर पहला और सबसे मजबूत कदम बढ़ाओ। तो कनिष्क, आज की क्लास के बाद अब बताओ, आईसीटी से डर लग रहा है या मजा आ रहा है? सर, डर तो कब कब भाग गया। अब तो लग रहा है कि आईसीटी में 10 में से 10 अंक ला कर ही रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शाबाश, यही जुनून चाहिए। चलो, जाने से पहले एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। मैं जल्दी जल्दी 5 सवाल पूछूंगा और तुम फटाफट जवाब देना। तैयार? यस सर, आई एम रेडी। तो बताओ, 1 गीगाबाइट यानी जीबी में कितने मेगाबाइट यानी एमबी होते हैं? 1024 MB। इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज 11 या VLC प्लेयर? विंडोज 11। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। राजस्थान सरकार का स्माइल कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से। ब्रिलियंट! तो किसी भी मूवी को समझने के लिए पहले उसकी दुनिया को समझना पड़ता है। हमारा आज का टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण यानी टूल्स ऑफ आईटी। लेकिन ये उपकरण किस काम आते हैं? ये काम आते हैं ई-गवर्नेंस के। अब ये ई-गवर्नेंस क्या भला है? बहुत आसान भाषा में समझो। सोचो, पूरी राजस्थान सरकार एक बहुत बड़ा स्कूल है और हम सब यानी आम नागरिक उस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। अब स्कूल को चलाने के लिए एक प्रिंसिपल चाहिए होता है ना? ई-गवर्नेंस वही डिजिटल प्रिंसिपल है। ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करता है कि सरकार का हर काम बिना किसी गड़बड़ के, बिना किसी रिश्वतखोरी के, पूरी ईमानदारी और तेजी से हो। पहले तुम्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता था तो महीनों तक पटवारी के ऑफिस के चक्कर काटो। आज तुम ई-मित्रा पर अप्लाई करते हो और कुछ ही दिनों में सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में होता है। यही है ई-गवर्नेंस का जादू। और सिलेबस में ये टॉपिक क्यों डाला गया है? इसका एक बहुत गहरा कारण है। सरकार अब ऐसे टीचर्स नहीं चाहती जिन्हें सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर चौक घिसना आता हो। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च करके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। अब उन्हें ऐसे स्मार्ट टीचर्स चाहिए जो इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चला सकें। ये सिलेबस तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा है, ये तुम्हारे भविष्य की जॉब ट्रेनिंग का पहला कदम है। एग्जामिनर ये नहीं जानना चाहता कि तुम्हें शाला दर्पण की स्पेलिंग आती है या नहीं। वो ये देखना चाहता है कि कल जब तुम्हारी पोस्टिंग एक दूर दराज के गांव के स्कूल में होगी तो क्या तुम उस पोर्टल पर बच्चों की अटेंडेंस लगा पाओगे? क्या तुम ऑनलाइन लीव के लिए अप्लाई कर पाओगे? ये नौकरी का टेस्ट है, सिर्फ एक परीक्षा का नहीं। इसलिए इस टॉपिक का हर एक बिंदु तुम्हारे लिए सोना है। वाओ मानसर, ये तो मजे में आएगा। हाँ बिल्कुल। तो चलो अपनी जासूसी की टोपी पहनो और मेरे साथ चलो राजस्थान सरकार के डिजिटल भूल भुलैया को सुलझाने। हम एक एक करके उन सभी पोर्टल्स और ऐप्स को डिकोड करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट वांटेड हैं। हमारी लिस्ट में पहला और सबसे महत्वपूर्ण टूल है शाला दर्पण। इसे तुम राजस्थान की स्कूली शिक्षा का डिजिटल दिल यानी डिजिटल हार्ट कह सकते हो। ये एक ऐसा डायनामिक डेटाबेस मैनेजमेंट पोर्टल है जहां राज्य के सभी सरकारी स्कूल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और यहां तक कि नॉन टीचिंग स्टाफ का भी पूरा कच्चा चिट्ठा ऑनलाइन मौजूद रहता है। पूजा, क्या तुम जानती हो कि पहले 2 अलग अलग पोर्टल हुआ करते थे? प्राइमरी शिक्षा के लिए शाला दर्शन और माध्यमिक शिक्षा के लिए शाला दर्पण। इससे टीचर्स को बहुत परेशानी होती थी, उन्हें 2 जगह डेटा अपडेट करना पड़ता था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने दोनों को मिलाकर एक ही महापोर्टल बना दिया, शाला दर्पण। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही अच्छा किया। पर इसमें होता क्या क्या है? एक टीचर के तौर पर ये हमारे किस काम आएगा? स्कूल मैनेजमेंट ये पोर्टल का एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा है। यहाँ स्कूल की पूरी प्रोफाइल होती है कि कितने कमरे हैं, कितने टॉयलेट हैं, लाइब्रेरी है या नहीं। यहीं पर हर एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड, नामांकन, रिजल्ट, उपस्थिति और हर एक स्टाफ मेंबर का पूरा सर्विस रिकॉर्ड मैनेज होता है। इससे पारदर्शिता 40% तक बढ़ गई है और प्रशासनिक कामों में 65% समय की बचत हुई है। सिटीजन विंडो
यह है आम जनता और अभिभावकों के लिए। कोई भी नागरिक इस विंडो के जरिए अपने आसपास के स्कूल खोज सकता है, स्कूल की रिपोर्ट देख सकता है कि वहां कितने टीचर हैं, रिजल्ट कैसा रहा, और अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ट्रैक कर सकता है। यह है पारदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण। स्टाफ कॉर्नर, यह है तुम्हारे काम की जगह। एक बार तुम्हारी नौकरी लग गई तो यह स्टाफ कॉर्नर तुम्हारा दूसरा घर बन जाएगा। यहीं से तुम अपनी उपस्थिति देखोगे, छुट्टी के लिए अप्लाई करोगे, अप्लाई फॉर लीव करोगे, अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड करोगे, ट्रांसफर के लिए अप्लाई करोगे, और सरकार की तरफ से होने वाली हर ट्रेनिंग की जानकारी भी यही मिलेगी। सोचो, अब बीईओ ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं। वाह सर, ये तो सच में कमाल का सिस्टम है। अब समझ आया कि सरकार इस पर इतना जोर क्यों दे रही है। बिल्कुल। और अब देखो कि जो हमने अभी अभी पढ़ा वो सीधा एग्जाम में कैसे छपता है। पूरा तैयार हो अपने पहले सवाल के लिए? प्रश्न 1, शाला दर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, जैसा आपने बताया, इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संबंधित सभी सूचनाओं को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना है, ताकि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके। शाबाश, बिल्कुल परफेक्ट जवाब। देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जवाब देना कितना आसान हो जाता है। चलो, एक और सवाल जो थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था। प्रश्न 2, एक अभिभावक के तौर पर आप शाला दर्पण पोर्टल के किस फीचर का उपयोग करके अपने बच्चे की उपस्थिति और परीक्षा परिणाम देख सकते हैं? सर, इसके लिए अभिभावक सिटीजन विंडो का उपयोग करेंगे। एक्सीलेंट। यही है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। स्टाफ कॉर्नर टीचर्स के लिए है और सिटीजन विंडो आम नागरिकों और अभिभावकों के लिए। ये छोटा सा अंतर ही तुम्हें हजारों स्टूडेंट से आगे ले जाएगा। चलो, अब अपनी मूवी में अगले सीन पर चलते हैं। कल्पना करो पूजा, किसी दूर दराज के गांव में एक स्कूल है जिसकी छत टपक रही है, या जहां बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं है। सरकार तो अपने स्तर पर काम कर ही रही है, लेकिन क्या हम और तुम जैसे लोग या कोई बड़ी कंपनी सीधे उस स्कूल की मदद कर सकती है? सर, कर तो सकते हैं, पर कैसे पता चलेगा कि किस स्कूल को जरूरत है, और कैसे यकीन करें कि हमारा पैसा सही जगह लग रहा है? तुम्हारी इसी कैसे का जवाब है ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये राजस्थान सरकार द्वारा 5 अगस्त 2017 को शुरू किया गया एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये दानदाताओं, भामाशाहों और CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड देने वाली कंपनियों को सीधे जरूरतमंद सरकारी स्कूलों से जोड़ने वाला एक डिजिटल पुल यानी ब्रिज है। इसका मुख्य उद्देश्य है राजकीय विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था 5 तरीकों से योगदान कर सकती है। विद्यालय को गोद लेना, एडॉप्ट अ स्कूल। आप 3 साल के लिए किसी एक स्कूल की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अपना प्रोजेक्ट बनाएं, क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट। कोई कंपनी अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाकर, जैसे स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट, स्कूलों में लागू कर सकती है। किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें, सपोर्ट अ प्रोजेक्ट। पहले से चल रहे किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी तरफ से कुछ राशि दान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में योगदान। आप सीधे मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में दान दे सकते हैं, जिसका उपयोग फिर राज्य भर के स्कूलों के लिए किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, इस पोर्टल पर दिए गए दान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत टैक्स में 100% छूट मिलती है। मतलब मदद भी और टैक्स में छूट भी। ये तो बहुत ही शानदार पहल है सर। है ना? और अब देखो, इसी शानदार पहल से जुड़ा एक शानदार सवाल। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से दिए गए दान पर आयकर की किस धारा के तहत छूट का प्रावधान है? सर, धारा 80G के तहत। परफेक्ट, 100। एक नंबर तुम्हारी जेब में। देख रही हो कैसे एक एक करके हम अपने मिशन 30 अंक के करीब पहुंच रहे हैं। अब हमारी मूवी में आता है एक ट्विस्ट। साल 2020, पूरी दुनिया पर कोरोना महामारी का साया और देश में लग गया लॉकडाउन। स्कूल बंद, बच्चे घरों में कैद, पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा था। ऐसे मुश्किल समय में राजस्थान सरकार ने शिक्षा की लौ को जलाए रखने के लिए एक नहीं बल्कि 3 डिजिटल हथियार लॉन्च किए। ये कोई एक रैंडम फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी बहुआयामी रणनीति थी, ताकि हर बच्चे तक, चाहे वो शहर में हो या दूर किसी ढाणी में, शिक्षा पहुंच सके। 3 हथियार वो कौन से थे सर? वो थे स्माइल, शिक्षावाणी और हवा महल। ये तीनों एक दूसरे के पूरक थे। चलो एक एक करके इन तीनों नायकों से मिलते हैं। पहला, प्रोजेक्ट स्माइल।
ये इस तिकड़ी का सबसे पहला और सबसे चर्चित चेहरा था। लॉन्च 13 अप्रैल 2020। पूरा नाम सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये फुल फॉर्म रट लेना, एग्जाम में सीधी पूछी जाती है। कैसे काम करता था? रोज सुबह टीचर्स और पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर कक्षा 1 से 12 के लिए वीडियो लेसन और वर्कशीट के लिंक भेजे जाते थे। ये कंटेंट SCERT, अब RSCERT उदयपुर द्वारा तैयार किया जाता था। ये उन बच्चों के लिए था जिनके घरों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा थी। और शिक्षावाणी? शिक्षावाणी। सरकार जानती थी कि हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन रेडियो लगभग हर घर में है। लॉन्च 11 मई 2020। टैगलाइन, प्यारे बच्चों कान लगाओ। कैसे काम करता था? आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के सभी केंद्रों से रोज 55 मिनट का शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होता था। इसमें कक्षा 1 से 2 के लिए मीना की कहानियां और कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट होता था। इसने डिजिटल डिवाइड को पाटने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और हवा महल? हवा महल। लगातार पढ़ाई से बच्चे बोर हो रहे थे। उनके मानसिक स्वास्थ्य और रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। लॉन्च 2 मई 2020। टैगलाइन, कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को स्माइल के व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भेजा जाता था। इसमें पढ़ाई नहीं बल्कि मज़ेदार कहानियां, कविताएं और एक्टिविटीज़ होती थीं ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सकें और उनका लर्निंग गैप कम हो। तो देखा तुमने कैसे सरकार ने एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई। स्माइल स्मार्टफोन वालों के लिए, शिक्षावाणी रेडियो वालों के लिए और हवा महल शनिवार को फन और एंगेजमेंट के लिए। अब देखते हैं कि इन नायकों से जुड़े सवाल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। हाँ सर, बताइए कैसे प्रश्न आते हैं। स्माइल कार्यक्रम की फुल फॉर्म पूछी गई थी, बताओ क्या है? सर, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। करेक्ट। ये फुल फॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें एक जगह नोट कर लो। अब बताओ, हवा महल कार्यक्रम किस दिन प्रसारित होता था और उसकी टैगलाइन क्या थी? ये भी 2022 का ही सवाल है, थोड़ा बदल कर पूछ रहा हूं। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा टैगलाइन वाला हवा महल कार्यक्रम सप्ताह में किस दिन आता था? सर, ये हवा महल कार्यक्रम की टैगलाइन है और ये प्रत्येक शनिवार को आता था। ब्रिलियंट। देख रहे हो दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं वही सीधा एग्जाम में छप रहा है। यही है सही दिशा में एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने का फायदा। अभी तक हमने राजस्थान के अपने स्वदेशी हथियार देखे। अब हम बात करेंगे उस राष्ट्रीय महाशक्ति की जिसे राजस्थान ने अपनी शिक्षा सेना में शामिल किया है। इसका नाम है दीक्षा। सर, दीक्षा के बारे में बहुत सुना है, किताबों में QR कोड भी देखे हैं। ये है क्या असल में? दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय MHRD और NCERT द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय मंच है। ये एक तरह का डिजिटल खजाना है जहां टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए हर क्लास, हर सब्जेक्ट का बेहतरीन लर्निंग मटेरियल जैसे कि वीडियो, नोट्स, क्विज, एक्टिविटी उपलब्ध है। अब राजस्थान ने क्या किया? राजस्थान ने इस राष्ट्रीय मंच को अपने राज्य के लिए अपनाया और इसे एक नया नाम दिया, रेज। रेज का पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो दीक्षा और रेज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर है और रेज उसी का राजस्थानी संस्करण है। और इसका सबसे बड़ा जादू है एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स, यानी QR कोड वाली किताबें। चलो एक लाइव डेमो करते हैं। मान लो ये तुम्हारी विज्ञान की किताब है। इस पार्ट के कोने में छोटा सा चौकोर डिब्बा दिख रहा है, यह है QR कोड। अब तुम अपने फोन में दीक्षा ऐप खोलो और इसे स्कैन करो और देखो जादू। इस पार्ट से जुड़े सारे वीडियो, एनिमेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसने किताबों को जिंदा कर दिया है। सच में सर, ये तो पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है। बिल्कुल। और अब देखो, इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल। राजस्थान में दीक्षा पोर्टल का राज्य विशिष्ट संस्करण यानी स्टेट स्पेसिफिक वर्जन किस नाम से जाना जाता है? सर, इसे रेज यानी राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स के नाम से जाना जाता है। एकदम सही। तुम सच में एक बेहतरीन स्टूडेंट हो पूजा, और मुझे यकीन है कि स्क्रीन के उस पार बैठे मेरे सभी स्टूडेंट्स भी उतने ही बेहतरीन हैं। अभी तो हमने सिर्फ 4-5 मुख्य टूल्स पढ़े हैं और देखो कितनी सारी तारीखें, फुल फॉर्म्स और फैक्ट्स इकट्ठे हो गए। शाला दर्पण, ज्ञान संकल्प, स्माइल, हवा महल, दीक्षा, रेज, दिमाग में सब खिचड़ी नहीं बन रही? हाँ सर, यही तो सबसे बड़ा डर है। अभी तो सब याद हो रहा है, लेकिन जब पूरा सिलेबस पढ़ लूंगी और एग्जाम का प्रेशर होगा तब ये सब मिक्स हो जाएगा। एक की तारीख दूसरे में, दूसरे की फुल फॉर्म तीसरे में। इसी कंफ्यूजन में तो नेगेटिव मार्किंग होती है।
तुम्हारी इसी समस्या का, इसी डर का, इसी कंफ्यूजन का एक ही इलाज है। हर बड़ी लड़ाई के लिए एक ब्रह्मास्त्र होता है। महाभारत में अर्जुन के पास था और रीटमेंट्स 2025 की इस महाभारत में तुम्हारे पास भी होगा। और तुम्हारा वो ब्रह्मास्त्र है टेस्ट क्यू ऐप। दोस्तों, ये सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, ये तुम्हारी सफलता का जीपीएस है। ये तुम्हारा वो पर्सनल मेंटर है जो 24 घंटे तुम्हारी जेब में रहेगा। ये तुम्हारी तैयारी का वो एक्सरे मशीन है जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी कमजोरी को पकड़ लेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, रीट मेंस 2025 में सफलता का केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता टेस्ट क्यू ऐप से होकर जाता है। पर सर, इस ऐप में ऐसा क्या खास है? खास? इसमें सब कुछ खास है। अभी हमने जो 6 PYQs किए वो तो सिर्फ एक झलक थी। सोचो, ऐसे 4100 प्लस वन लाइनर प्रश्नों का एक पूरा खजाना तुम्हें एक ही जगह मिल जाए तो। हमने अभी जितने भी पोर्टल्स और कार्यक्रम पढ़े, उन सब पर बनने वाला हर संभव सवाल, हर फैक्ट, हर तारीख इस एक PDF में मौजूद है। ये 4100 प्लस वन लाइनर PDF वो अमृत है जो तुम्हें हजारों मोटी मोटी किताबों के सागर को मथने से बचाएगा। ये सिर्फ नोट्स नहीं, ये सिलेक्शन का शॉर्टकट है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, ICT की इन सभी क्लासेस के नोट्स भी इसी वन लाइनर वाले कोर्स में मिलेंगे। मैं आज इस मंच से ये दावा कर रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट इस 4100 प्लस वन लाइनर PDF को पूरी ईमानदारी से पढ़ लेगा, वो लेवल 1 और लेवल 2 में अपने 30 अंक पक्के समझे। ये कोई हवाई बात नहीं, ये हमारे टॉपर्स और एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किया गया अचूक ब्रह्मास्त्र है। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? तुम इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को आज ही, अभी, इसी वक्त फ्री में टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट क्यू ऐप पर रोज रीट मेंस के लिए फ्री क्विज होती है। मैं चाहता हूं कि तुम सब आज ही इस क्लास के बाद टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करो, फ्री क्विज दो और खुद देखो कि तुम्हारी तैयारी में कितना बड़ा तूफान आता है, रॉकेट। इसके अलावा रीट मुख्य परीक्षा के लिए हमारी अन्य सभी वन लाइनर PDFs और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी टेस्ट क्यू ऐप पर मौजूद हैं। वो हर एक हथियार, वो हर एक ब्रह्मास्त्र जो तुम्हें तुम्हारी सफलता तक पहुंचाएगा, वो सब कुछ एक ही जगह पर है, टेस्ट क्यू ऐप। चलो अब वापस अपनी मूवी पर आते हैं। अभी तक हमने वो सब पढ़ा जो तुम्हारे सिलेबस में लिखा है, लेकिन एक अच्छा टीचर वो नहीं जो सिर्फ सिलेबस पूरा करे। एक अच्छा टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार करे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और 2025 की टेक्नोलॉजी 2020 से बहुत अलग है। तो चलो एक नजर डालते हैं भविष्य की क्लासरूम पर। पूजा, क्या तुमने चैट GPT या माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट का नाम सुना है? हाँ सर, सुना तो है। कहते हैं ये कुछ भी लिख सकते हैं। ये तुम्हारे सबसे अच्छे असिस्टेंट बनेंगे। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचो, तुम्हें बच्चों के लिए एक लेसन प्लान बनाना है। तुम AI को कमांड दोगे और वो 5 मिनट में तुम्हारे लिए एक शानदार लेसन प्लान तैयार कर देगा। ये तुम्हारा समय बचाएगा ताकि तुम बच्चों पर और ज्यादा ध्यान दे सको। इसके अलावा 2 और टेक्नोलॉजी हैं जो शिक्षा में क्रांति ला रही हैं। AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और VR यानी वर्चुअल रियलिटी। VR हेडसेट लगाकर तुम बच्चों को क्लास में बैठे बैठे हल्दी घाटी का युद्ध 3D में दिखा सकते हो या उन्हें मंगल ग्रह की सैर करा सकते हो। AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, बच्चे अपने फोन के कैमरे से किताब में बने डायनासोर पर फोकस करेंगे और वो डायनासोर 3D में उनकी किताब से बाहर निकल के चलने लगेगा। एक और ट्रेंड है माइक्रो लर्निंग का, यानी लंबे लंबे 1 घंटे के लेक्चर नहीं, बल्कि किसी भी टॉपिक को 5-5 मिनट के छोटे छोटे वीडियो और क्विज में तोड़कर पढ़ाना। ये सब भविष्य नहीं है, ये आज का सच है और एक टीचर के तौर पर तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। चलो इसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक बेसिक सा सवाल देखते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? सर, इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। अब हम आगे चलते हैं। हम सब Amazon, Flipkart से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये ई-कॉमर्स का हिस्सा है। एग्जाम में कभी कभी इसके मॉडल्स पूछ लिए जाते हैं। बहुत आसान है, देखो। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, जब कोई कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट सीधे ग्राहक यानी हमको सामान बेचती है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है, जैसे कोई टायर बनाने वाली कंपनी सीधे कार बनाने वाली कंपनी को टायर बेचती है। C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को सामान बेचता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है OLX, जहां तुम अपना पुराना फोन बेचते हो और कोई दूसरा ग्राहक उसे खरीद लेता है। लेकिन जहां इतने फायदे हैं, वहां खतरे भी हैं। इंटरनेट की दुनिया में बहुत से चोर यानी हैकर्स और वायरस घूम रहे हैं।
इनसे हमारे कंप्यूटर को बचाने के लिए एक डिजिटल बॉडीगार्ड होता है। क्या तुम उसका नाम जानती हो? नहीं सर। उसे कहते हैं फायरवॉल। फायरवॉल एक सुरक्षा कवच की तरह है जो इंटरनेट से आने वाले खतरों को तुम्हारे कंप्यूटर में घुसने से रोकता है। ये अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड पहुंच को ब्लॉक कर देता है। चलो अब इन दोनों टॉपिक से जुड़े PYQs देखते हैं। जब एक बिजनेस व्यापारी सीधे उपभोक्ता यानी ग्राहक को अपना उत्पाद ऑनलाइन बेचता है तो यह ई-कॉमर्स का कौन सा मॉडल कहलाता है? सर ये B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल कहलाता है। बहुत बढ़िया, 100 आउट ऑफ 100। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और अब सुरक्षा पर सवाल। कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित सुरक्षा सिस्टम को क्या कहते हैं? सर उसे फायरवॉल कहते हैं। एग्जैक्टली। तुम सच में एक स्टार परफॉर्मर हो। चलो अब इस मूवी के क्लाइमैक्स से पहले एक क्विक रीकैप करते हैं कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, जहां से एक दो सवाल हमेशा बनते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर का दिमाग यानी CPU। कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं, ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो सारे गणितीय और तार्किक काम करता है, और CU यानी कंट्रोल यूनिट जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है एक ट्रैफिक पुलिस की तरह। नंबर 2, कंप्यूटर की याददाश्त यानी मेमोरी। मेमोरी दो तरह की होती है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वॉलेटाइल यानी अस्थिर मेमोरी है, मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसमें डेटा रहता है, लाइट गई डेटा गया। ये तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है। नंबर 3, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल यानी स्थिर मेमोरी है। इसमें डेटा परमानेंट रहता है, लाइट जाने पर भी डिलीट नहीं होता। कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है ये सब इसी में लिखा होता है। ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह है। नंबर 3, कंप्यूटर की आत्मा यानी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड। इसके बिना कंप्यूटर एक बेजान डिब्बा है। नंबर 4, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम अपने किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे MS वर्ड, व्हाट्सएप या तुम्हारा टेस्टक्यू ऐप। बस इतना बेसिक काफ़ी है तुम्हारे एग्जाम के लिए। अब देखते हैं आखिरी PYQ जो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा गया था। हाँ सब पूछो। निम्नलिखित में से कौन सी एक वॉलेटाइल यानी अस्थिर मेमोरी है जिसका डेटा बिजली बंद होने पर नष्ट हो जाता है? सर इसका जवाब है रैम। और इसी के साथ तुमने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर लिया है। बहुत बहुत बधाई। तुमने साबित कर दिया कि अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो ICT से आसान कोई टॉपिक नहीं है। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक क्विक रिवीजन टेबल प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये मूवी मिशन 30 अंक अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज हमने शाला दर्पण के कमांड सेंटर से लेकर ज्ञान संकल्प के उम्मीदों के पुल तक का सफर तय किया। हमने स्माइल, शिक्षावाणी और हवा महल जैसे कोरोना वॉरियर से मुलाकात की और दीक्षा राइज जैसे राष्ट्रीय हथियार की ताकत को समझा। हमने न सिर्फ सिलेबस पूरा किया बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी को भी जाना। मुस्कान, तुमने अभी सिर्फ 200 रुपए नहीं चुकाए। तुमने भारत की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति के एक छोटे से हिस्से को छुआ है। क्या? सर आप मजाक कर रहे हैं। ये तो बस एक पेमेंट है। परीक्षा के प्रश्न कैसे? यही तो जादू है मुस्कान। असली पढ़ाई किताबों में नहीं, हमारे चारों ओर की दुनिया में छिपी है। आज तुम जो कुछ भी कर रही हो, ये पेमेंट, तुम्हारा स्मार्टफोन, तुम्हारे ऐप्स, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक अनुप्रयोग है। और परीक्षक यही जानना चाहता है कि क्या तुम इन अनुप्रयोगों को पहचान सकती हो। चलो एक खेल खेलते हैं। अगले 1 घंटे तक मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे हमारी आधुनिक जिंदगी का हर पहलू IT से जुड़ा है और कैसे हर पहलू में परीक्षा में आने वाले तथ्य छिपे हैं। तैयार हो इस मिशन के लिए? बिल्कुल सर, ये तो बहुत रोमांचक लग रहा है। मुझे हमेशा से ये विषय थोड़ा सूखा लगता था, लेकिन आपका तरीका ये कमाल का है। बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं तुम्हारे इसी UPI पेमेंट से। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। ये उस क्रांति की सतह है जिसने भारत के शासन करने, सीखने, खरीदने और यहाँ तक कि स्वस्थ रहने के तरीके को भी बदल दिया है।
और हमारी आज की कहानी इसी क्रांति के इर्द गिर्द घूमेगी। अच्छा, एक काम करो, अपने फोन में डिजी लॉकर ऐप खोलो और मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये रहा सा। परफेक्ट। देखो कितनी आसानी से तुमने एक पेमेंट ऐप से एक सरकारी दस्तावेज ऐप पर स्विच कर लिया। ये सब कोई संयोग नहीं है, ये भारत सरकार के एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है जिसे हम डिजिटल इंडिया मिशन कहते हैं। और तुम्हें पता है, 1 जुलाई 2025 को इस मिशन ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इसका लक्ष्य हर नागरिक को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना था और आज हम इसके परिणाम देख रहे हैं। वाह, 10 साल! मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन कभी इस तरह से नहीं सोचा। इसे और सरल बनाते हैं। इस पूरी क्रांति की नींव 3 स्तंभों पर रखी गई है, जिसे इंडिया स्टैक या जैम ट्रिनिटी भी कहते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनधन यानी जे, ये वित्तीय समावेशन की परत है। आधार ए, ये पहचान की परत है। अप्रैल 2025 तक 142 करोड़ से अधिक आधार आईडी बन चुके हैं। सोचो, लगभग हर भारतीय के पास एक डिजिटल पहचान है। मोबाइल, ये कनेक्टिविटी की परत है। जनधन, आधार, मोबाइल, जैम, अब समझ आया। बिल्कुल, और इसी नींव पर ई गवर्नेंस की शानदार इमारत खड़ी हुई है, जैसे यूपीआई। ये भुगतान की परत है और इसके आंकड़े दिमाग हिला देने वाले हैं। अप्रैल 2025 में सिर्फ एक महीने में 1867 करोड़ से ज्यादा यूपीआई लेनदेन हुए, जिनकी कीमत रुपए 24.77 लाख करोड़ थी। ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का इंजन है। डिजी लॉकर, ये दस्तावेज की परत है। कागज रहित शासन का सबसे बड़ा उदाहरण। जून 2025 तक इसके 53.92 करोड़ से उपयोगकर्ता थे। अब तुम्हें भौतिक दस्तावेज लेकर घूमने की जरूरत नहीं। और उमंग, ये सरकार का सुपर ऐप कह सकते हो। एक ही ऐप में 2300 से ज्यादा सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं और इसके 8.34 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं। सुपर ऐप की बात चली है तो सीधे परीक्षा के एक प्रश्न पर आते हैं। तैयार हो? बिल्कुल सर। विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए नागरिकों को एकीकृत मंच प्रदान करने वाले मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? उमंग। देखा, सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। ये तो अद्भुत है सर, लेकिन सरकार ये सब क्यों कर रही है? बहुत अच्छा सवाल। इसका एक बड़ा कारण है भ्रष्टाचार को खत्म करना और पारदर्शिता लाना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सरकार अब सब्सिडी और योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजती है, जो आधार से जुड़े होते हैं। इससे बिचौलिए खत्म हो गए। मई 2025 तक डीबीटी के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं और सरकार ने नकली लाभार्थियों को हटाकर रुपए 3.84 लाख करोड़ का सेविंग्स किया है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीधे आम आदमी की भलाई के लिए हो रहा है। और सिर्फ भलाई ही नहीं, बल्कि समावेशिता के लिए भी। सोचो, भारत में इतनी भाषाएं हैं। अगर कोई ऐप सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में हो तो बहुत से लोग उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यहीं पर भाषिनी प्लेटफॉर्म आता है। ये एक एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है जो 35 से अधिक भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। ये भाषा की बाधा को तोड़ रहा है ताकि हर कोई डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सके। ये सिर्फ अलग अलग ऐप्स बनाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में है जहां ये सभी सेवाएं एक दूसरे से बात कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे तुमने यूपीआई और डिजी लॉकर का इस्तेमाल किया। ये भारत को दुनिया में एक लीडर बनाता है। आभा कार्ड, ये क्या होता है? ये भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रही सबसे बड़ी क्रांति का टिकट है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बनाया गया है। इसका लक्ष्य पूरे देश के लिए एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। मतलब ये कि आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट तुम्हारी एक यूनिक स्वास्थ्य आईडी है। तुम्हारी हर मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर का पर्चा, ब्लड टेस्ट, सब कुछ इस एक आईडी से डिजिटली जुड़ जाएगा। और तुम्हें पता है, 20 जनवरी 2025 तक 73 करोड़ से अधिक आभा खाते बनाए जा चुके हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य पहलों में से एक है। 73 करोड़? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब मुझे अपनी सारी पुरानी फाइलें संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मान लो तुम एक छोटे से गांव में हो और तुम्हें एक विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेनी है, तुम क्या करोगी? शहर जाऊंगी, जिसमें समय और पैसा दोनों लगेगा।
अब नहीं, इसके लिए सरकार ने ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म बनाया है। ये एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, एक तरह का डिजिटल ओपीडी। इसके माध्यम से तुम घर बैठे वीडियो कॉल पर डॉक्टर से परामर्श ले सकती हो। इसने दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बदल दिया है। चलो, तुम्हारी तैयारी का एक हेल्थ चेकअप करते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला अद्वितीय स्वास्थ्य पहचानकर्ता क्या कहलाता है? आभा या आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट? सही जवाब। और एक, भारत सरकार की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा का क्या नाम है? ई-संजीवनी। सही जवाब। शानदार। तुम देख रही हो, परीक्षा इन प्रमुख मिशनों के मुख्य घटकों पर केंद्रित होती है, लेकिन इसके पीछे गहरी बात है। जब 73 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य डेटा एक जगह इकट्ठा होगा, तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक सोने की खान बन जाएगा। एआई का उपयोग करके सरकार बीमारियों के पैटर्न का पता लगा सकती है, महामारियों की भविष्यवाणी कर सकती है और लक्षित स्वास्थ्य नीतियां बना सकती है। लेकिन इसके साथ डेटा गोपनीयता की एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिसके लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम जैसे कानून महत्वपूर्ण हैं। ई कॉमर्स। हाँ सर, क्विक कॉमर्स तो जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और ये हिस्सा कितना बड़ा है, इसका तुम्हें अंदाजा है? 2025 में भारत का ई कॉमर्स बाजार 136.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है। ये कई छोटे देशों के कुल बजट से भी ज्यादा है। हे भगवान! इस विशाल बाजार को कुछ प्रमुख ट्रेंड्स चला रहे हैं। एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स। भारत में लगभग 78% ई कॉमर्स स्मार्टफोन पर होता है। हमारा देश मोबाइल फर्स्ट है। डिजिटल भुगतान, यूपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। 50% से अधिक भुगतान विधियों में यूपीआई और डिजिटल वॉलेट शामिल हैं। क्विक कॉमर्स, 10 से 20 मिनट की डिलीवरी ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को बदल दिया है। लेकिन अब आता है कहानी में असली मसाला। सरकार ने देखा कि ई कॉमर्स पर कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा है। छोटे दुकानदारों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है। इसलिए सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और ओएनडीसी लॉन्च किया। ओएनडीसी? ये क्या है? इसे ई कॉमर्स के लिए यूपीआई समझो। सोचो, अगर तुम व्हाट्सएप का उपयोग करके एक छोटी स्थानीय दुकान से ऑर्डर कर सको और फोन पे से भुगतान कर सको, और ये सब बिना किसी रुकावट के हो जाए, यही ओएनडीसी है। ये किसी एक प्लेटफॉर्म पर निर्भरता को खत्म करता है और नेटवर्क को खोल देता है, जिससे कोई भी छोटा विक्रेता किसी भी ऐप पर अपना सामान बेच सकता है। ये विषय इतना नया और महत्वपूर्ण है कि ये राजस्थान सीईटी स्नातक स्तर 2023 में पूछा गया। सुनो, ई कॉमर्स में एकाधिकार को तोड़ने और छोटे खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ओपन नेटवर्क का क्या नाम है? ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बिल्कुल सही। और एक बुनियादी सवाल, भारत में ई कॉमर्स लेनदेन के लिए सबसे प्रमुख उपकरण कौन सा है? स्मार्टफोन। बहुत बढ़िया। देखो, परीक्षा उभरती हुई अवधारणाओं ओएनडीसी और मूलभूत प्रवृत्तियों एम कॉमर्स दोनों का परीक्षण करती है। ओएनडीसी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक वैचारिक बदलाव है। ये शक्ति को बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे विक्रेताओं तक विकेंद्रीकृत करने का एक प्रयास है। अगर ये सफल होता है तो ये भारत के रिटेल परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। तुम्हारे हाथ में जो वो स्क्रीन है मुस्कान, वो अब खुद टेलीविजन से भी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। सच में सर? हाँ, 2025 में भारतीय मीडिया और मनोरंजन M&E क्षेत्र 2.7 ट्रिलियन यानी 31.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि 2024 में डिजिटल मीडिया 32% हिस्सेदारी के साथ 20 वर्षों में पहली बार आधिकारिक तौर पर टेलीविजन को सबसे बड़े सेगमेंट के रूप में पीछे छोड़ दिया है। ये तो एक ऐतिहासिक बदलाव है। बिल्कुल, और इस बदलाव के पीछे कुछ प्रमुख इंजन हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, भारत भर में 11 करोड़ 10 लाख पेड वीडियो सब्सक्रिप्शंस हैं। यही कारण है कि हम हर दिन नई वेब सीरीज और डिजिटल फिल्में देख रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग, ये भी एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है, जो न्यू मीडिया बूम का हिस्सा है। डिजिटल विज्ञापन, ये इस पूरी इंडस्ट्री का वित्तीय इंजन है। ये 17% की दर से बढ़ रहा है और अब कुल विज्ञापन राजस्व का 55% हिस्सा भी इसी से आता है। चलो, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2022 के एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 2024 में भारतीय M&E क्षेत्र में राजस्व के हिसाब से सबसे बड़ा खंड कौन सा बन गया है? डिजिटल मीडिया। ग्रेट, ये एक ऐतिहासिक बदलाव है
और परीक्षक ऐसे बड़े आर्थिक या सामाजिक बदलावों के बारे में पूछना पसंद करते हैं। यह सिर्फ स्क्रीन का बदलाव नहीं है, ये कंटेंट बनाने, उसे बेचने और उसे देखने की आदतों में एक फंडामेंटल बदलाव है। टेलीविजन एक निष्क्रिय एक से अनेक प्रसारण माध्यम था। डिजिटल मीडिया एक सक्रिय ऑन डिमांड एक से एक व्यक्तिगत माध्यम है। यहाँ कंट्रोल यूजर के हाथ में है। सर, ये सब तो अद्भुत है, लेकिन ये इतने सारे नंबर और तथ्य हैं। 73 करोड़, 136 बिलियन डॉलर, 207 ट्रिलियन रुपए। कोई इसे परीक्षा के लिए कैसे याद रख सकता है? मुस्कान, ये आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानकारी हर जगह है, किंजी ये है कि तुम इसे कैसे व्यवस्थित करती हो। तुम्हें सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें स्मार्ट मेहनत करनी है। और उसके लिए मेरे पास एक गुप्त हथियार है। गुप्त हथियार? हाँ, तुम्हारी जानकारी के अधिभार यानी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की समस्या का समाधान। मिलो टेस्टक्यू ऐप से। सोचो, हमने जिन भी तथ्यों पर चर्चा की, हर एक सरल पावरफुल वन लाइनर प्रश्नों में टूट गया हो। रीट मेंस परीक्षा के लिए टेस्टक्यू की 4100 प्लस वन लाइनर पीडीएफ यही करती है। ये सिर्फ एक पीडीएफ नहीं है, ये एक हथियार है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लेवल 1 और लेवल 2 के छात्र इस सेक्शन से अपने 30 अंक पक्के कर सकें। कोई भ्रम नहीं, सिर्फ शुद्ध और उच्च उपज वाले तथ्य। वाह! और ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो, टेस्टक्यू ऐप पर रीट मेंस के लिए फ्री डेली क्विजेज हैं। तुम हर दिन खुद को परख सकती हो, अपनी गति और सटीकता में सुधार कर सकती हो। मुस्कान, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस प्रतियोगिता में तुम्हें एक बढ़त चाहिए, तुम्हें एक गारंटीड रास्ता चाहिए। सफलता के लिए केवल एक ही रास्ता है, टेस्टक्यू ऐप। जिस छात्र ने टेस्टक्यू वन लाइनर से अच्छी तैयारी की है, वो असफल नहीं हो सकता। यह असंभव है। अगर तुम उस अंतिम सूची में अपना नाम देखने के लिए गंभीर हो, तो यह एक विकल्प नहीं, ये एक आवश्यकता है। देखो, अपनी बात को साबित करने के लिए चलो हमने जो द्वारा चर्चा किए गए प्रमुख नंबरों को संक्षेप में लिखते हैं। ओके सर। मैट्रिक 2025 आंकड़ा, क्षेत्र यूपीआई ट्रांजैक्शन 24.77 लाख करोड़, ई गवर्नेंस वित्त, एबीएचई अकाउंट्स 73 करोड़ से अधिक, स्वास्थ्य, डिजिलॉकर यूजर्स 53.92 करोड़ से अधिक, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा बाजार 7.57 बिलियन डॉलर, शिक्षा, ई कॉमर्स बाजार 136.43 बिलियन डॉलर, वाणिज्य, M&E का क्षेत्र आकार 2.7 ट्रिलियन, मनोरंजन। देखा, ये टेबल उपयोगी है। अब 4100 ऐसे संरचित बिंदुओं की कल्पना करो। यही टेस्टक्यू की ताकत है। ठीक है, तुमने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, तुम स्ट्रैटेजी जानती हो। चलो असली परीक्षा का एक क्विक सिमुलेशन करते हैं, एक रैपिड फायर एमसीक्यू राउंड। मैं तुम्हें प्रश्न और विकल्प दूंगा, तुम मुझे जवाब दोगी। तैयार? मैं तैयार हूं सर। प्रश्न 1, इंडिया स्टैक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? यूपीआई, भीम, फोन पे, जनधन, आधार, मोबाइल, दीक्षा, स्वयं, एनपीटीईएल, जीईएम, ओएनडीसी, डीबीटी। बी, जनधन, आधार, मोबाइल। बिल्कुल सही, ये डीबीटी क्रांति की नींव है। प्रश्न 2, 2025 तक भारत में मूक प्लेटफॉर्म पर अनुमानित शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 50 मिलियन, 100 मिलियन, 135 मिलियन, 200 मिलियन। सी, 135 मिलियन। बहुत बढ़िया, ये ऑनलाइन शिक्षा की बढ़ती पहुंच को दर्शाता है। प्रश्न 3, एबीडीएम का पूर्ण रूप क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मनी, आधार बेस्ड डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अखिल भारतीय डॉक्टर मिशन। सी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। परफेक्ट। प्रश्न 4, भारत में ई कॉमर्स का कौन सा रूप सबसे प्रमुख है? डी कॉमर्स, टी कॉमर्स, वी कॉमर्स, एम कॉमर्स। डी, एम कॉमर्स। मार्वलस। प्रश्न 5, 2024 में भारतीय M&E क्षेत्र में किस खंड ने टेलीविजन को पीछे छोड़ दिया? प्रिंट मीडिया, रेडियो, डिजिटल मीडिया, फिल्म मनोरंजन। सी, डिजिटल मीडिया। बहुत अच्छे। अब कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 से हैं। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना। सही, ये डिजिटल समावेशन के बारे में है। जैम ट्रिनिटी में एम का क्या मतलब है? मोबाइल। बेहतरीन। जनधन, आधार, मोबाइल। तुमने आज हर सवाल का सही जवाब दिया है। आज हमने सिर्फ एक सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन नहीं किया, हमने देखा कि कैसे तकनीक भारत का भविष्य लिख रही है, और अब तुम्हारे पास उसी तकनीक का उपयोग करके अपना भविष्य लिखने के लिए उपकरण है। परीक्षा सिर्फ एक दरवाजा है,
सही ज्ञान और सही स्ट्रैटेजी के साथ तुम उस दरवाजे पर सिर्फ दस्तक नहीं दोगी, तुम उसे तोड़ दोगी। अब असली काम शुरू होता है। धन्यवाद सर। आज आपने सिर्फ एक विषय नहीं पढ़ाया, आपने मुझे तैयारी करने का सही तरीका सिखाया है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब हम आते हैं भविष्य की कक्षा शिक्षा में आईटी पर। सर, मैं अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करती हूँ। यूट्यूब, एजुकेशनल ऐप्स जैसे टेस्ट क्यू ऐप, इसने पढ़ाई को बहुत आसान बना दिया है। तुमने बिल्कुल सही नस पकड़ी है मुस्कान। शिक्षा एक और क्षेत्र है जिसे आईटी ने पूरी तरह से बदल दिया है, और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक भारत का ऑनलाइन शिक्षा बाजार $7.57 बिलियन से अधिक का हो जाएगा। $7.57 बिलियन? ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, और इस क्रांति में सरकार भी पीछे नहीं है। उसने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। तुम्हारी एनसीईआरटी की किताबों पर जो क्यूआर कोड्स होते हैं, उन्हें स्कैन करने पर जो वीडियो और सामग्री खुलती है वो दीक्षा प्लेटफॉर्म से ही आती है। ये शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए आकर्षक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। चलो, तुम्हारी तैयारी का एक और टेस्ट लेते हैं। ये सवाल रीट मुख्य परीक्षा 2023 से है और इसके 2 भाग हैं। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मंच के रूप में कौन सा पोर्टल कार्य करता है? दीक्षा पोर्टल। शानदार। और दूसरा भाग, उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के 24x7 प्रसारण के लिए समर्पित डीटीएच चैनलों के समूह को क्या कहा जाता है? स्वयंप्रभा। बेहतरीन, तुमने अभी अभी 2 अंक हासिल कर लिए। ध्यान दो कि परीक्षक ऑनलाइन पोर्टल यानी दीक्षा और डीटीएच प्रसारण यानी स्वयंप्रभा के बीच के अंतर को कैसे परखता है। सरकार की रणनीति दोहरी है। जहां इंटरनेट है वहां दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म है, और जहां नहीं है वहां स्वयंप्रभा। ये समानता और समावेशन सुनिश्चित करता है। ये तो बहुत सोचा समझा कदम है। और भविष्य तो और भी रोमांचक है। 2025 के ट्रेंड्स के अनुसार हम इन चीजों को देखेंगे। व्यक्तिगत शिक्षा यानी पर्सनलाइज लर्निंग, एआई संचालित प्लेटफॉर्म जो हर छात्र की सीखने की गति और शैली के अनुसार खुद को ढाल लेंगे। गेमिफिकेशन, पढ़ाई को एक खेल की तरह बनाया जाएगा ताकि वो उबाऊ ना लगे। MOOCs यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इनकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। 2025 तक भारत में इन प्लेटफॉर्म्स पर 135 मिलियन शिक्षार्थी होने की उम्मीद है। आज से 30-35 साल पहले का जमाना। रीट की परीक्षा हुई है, रिजल्ट भी आ गया है। लेकिन आपको, जो शायद किसी दूर दराज के गांव में रहते हैं, ये खुशखबरी मिलती है पूरे 15 दिन बाद, जब डाकिया हाँफता हुआ साइकिल पर आता है और आपके हाथ में एक चिट्ठी थमाता है। उस चिट्ठी को खोलने में जो धक-धक होती थी, जो इंतजार होता था, वो एक अलग ही दौर था। वाओ सर, 15 दिन, आज तो हम सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। और अब आज का जमाना देखो। रीट का रिजल्ट आने की घोषणा होती है और रिजल्ट आने से 10 मिनट पहले ही ट्विटर, अब एक्स पर #ReadResult ट्रेंड करने लगता है। लाखों लोग एक साथ वेबसाइट पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड्स में आपकी महीनों की मेहनत का नतीजा आपकी आंखों के सामने होता है। दोस्तों, ये जो चिट्ठी से लेकर ट्वीट तक का सफर है ना, ये जो 15 दिन से 15 सेकंड का फासला है, यही है हमारी आज की ब्लॉकबस्टर मूवी का हीरो, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। और हम आईटी के इसी सामाजिक प्रभाव को परत दर परत खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस एक चीज ने हमारे समाज, हमारी सरकार, हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को भी पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। पलक, पहले हमारा समाज औद्योगिक समाज कहलाता था, जहां फैक्ट्रियां, मशीनें और उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन आईटी क्रांति ने एक नए समाज को जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं सूचना समाज यानी इंफॉर्मेशन सोसाइटी। सूचना समाज, इसका मतलब क्या है सर? बहुत अच्छा सवाल। सूचना समाज का मतलब है एक ऐसा समाज जहां जानकारी यानी इंफॉर्मेशन और डेटा का निर्माण, वितरण और उपयोग ही सबसे बड़ी आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक गतिविधि बन जाए। आज जिसके पास डेटा है वही असली राजा है। आज तेल या सोने से भी कीमती चीज है डेटा। और इस सूचना समाज की नींव रखी है भारत में आई डिजिटल क्रांति ने। चलो 2025 के बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ों से इस क्रांति की विशालता को समझते हैं, क्योंकि यहीं से परीक्षा में सीधे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन आंकड़ों को अपने दिमाग में स्कैन कर लो,
क्योंकि ये हमारे पूरे चैप्टर का आधार है। इंटरनेट यूजर्स का महासागर। जनवरी 2025 तक हमारे देश भारत में 806 मिलियन यानी लगभग 80.6 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये संख्या अमेरिका की कुल आबादी से भी दुगनी से ज्यादा है। ये दिखाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड लोकतंत्र है। मोबाइल कनेक्शन का अंबार। भारत में 1.12 बिलियन यानी 112 करोड़ एक्टिव मोबाइल कनेक्शन हैं। इसका मतलब है कि हमारी आबादी से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन है। कई लोगों के पास दो सिम हैं, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल। लेकिन ये क्रांति हुई कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण है डेटा की कीमतों में आई भारी गिरावट। सोचो, 2014 में 1 GB डेटा के लिए हमें लगभग 308 रुपए देने पड़ते थे, जबकि 2022 तक ये कीमत घटकर मात्र 9.34 रुपए प्रति GB रह गई। इसी सस्ते डेटा ने गांव-गांव, घर-घर तक इंटरनेट को पहुंचाया है। रॉकेट स्पीड इंटरनेट सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि तेज भी। आज 2025 में भारत में औसत मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीड 100.78 MBPS तक पहुंच गई है। आज हम HD मूवीज बिना बफरिंग के देख सकते हैं, ये उसी का कमाल है। तो पलक, इन आंकड़ों से क्या समझ में आता है? ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की कहानी कहते हैं। जब करोड़ों लोग, खासकर गांव और छोटे शहरों के लोग सस्ते और तेज इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो वो सिर्फ उपभोक्ता नहीं बनते, बल्कि वो सरकार से सीधे जुड़ने की ताकत हासिल करते हैं। और यहीं से सरकार के काम करने का तरीका भी बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का आधार क्या है? सरकार का अपने नागरिकों तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। और जब सरकार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शासन करती है, तो उसे खास नाम दिया जाता है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर RPSC में एक सवाल पूछा था। चलो देखते हैं तुम जवाब दे पाती हो या नहीं। तैयार हो? यस सर। पलक, ये सवाल RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन एग्जाम 2020 में पूछा गया था। सवाल है, ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक है? ए, नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना और अधिकार देना। बी, नागरिकों को उचित और पक्षपात विहीन निर्णय देना। सी, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। या डी, ई वाणिज्य यानी ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। सर, इसका जवाब तो बहुत सीधा है। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इसका सबसे सटीक वर्णन होगा ऑप्शन सी, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सीलेंट। देखो दोस्तों, एग्जामिनर ने कितना सीधा और फाउंडेशनल सवाल पूछा है। ई गवर्नेंस का मूल अर्थ ही है शासन चलाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का उपयोग करना। और ये तभी संभव है जब देश में करोड़ों लोग इंटरनेट से जुड़े हों। देख रहे हो, हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। इसी जुड़ाव को समझना ही इस चैप्टर की आत्मा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले सीन में देखा, जब देश की आधी से ज्यादा आबादी ऑनलाइन आ गई, तो सरकार ने सोचा, क्यों ना शासन को फाइलों और दफ्तरों से निकालकर सीधे जनता के मोबाइल फोन तक पहुंचा दिया जाए। MMI, और यहीं से भारत में जन्म हुआ डिजिटल सुशासन यानी ई गवर्नेंस की एक नई लहर का। सर, मतलब सरकार अब WhatsApp पे काम करती है? कह सकते हो, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और व्यवस्थित है। ई गवर्नेंस का मतलब है सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पहुंचाना, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, तेज और जवाबदेही यानी अकाउंटेबल बन सके। और इस क्रांति को एक मिशन का रूप दिया गया, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया मिशन। दोस्तों, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुए इस मिशन ने 2025 में अपने 10 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका एक ही सपना था, भारत को एक डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था यानी डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में बदलना। इस मिशन के कई स्तंभ हैं, लेकिन हम परीक्षा की दृष्टि से 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर फोकस करेंगे, जहां से बार बार सवाल बनते हैं। स्तंभ 1, UPI, भुगतान क्रांति का महानायक। पलक, याद है वो दिन जब सब्जी वाले को 10 रुपए देने के लिए भी जेब में छुट्टा ढूंढना पड़ता था? हाँ सर, और अक्सर छुट्टा नहीं मिलता था। अब तो रेडी वाला भी कहता है, मैडम QR कोड पर कर दो। यही है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की ताकत। ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति है।
इसके आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। 2025 के आंकड़े, अप्रैल 2025 में सिर्फ एक महीने में यूपीआई के माध्यम से 7 करोड़ से ज्यादा लेन देन हुए, जिनकी कुल कीमत 24.77 लाख करोड़ रुपए थी। आज दुनिया में होने वाले हर 100 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 49 अकेले भारत में होते हैं। हम इस मामले में दुनिया के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हैं। सामाजिक प्रभाव, इसने छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाया है, कैश पर निर्भरता कम की है और वित्तीय लेन देन में अभूतपूर्व पारदर्शिता लाई है। पहले सरकारी योजनाओं का पैसा दिल्ली से चलता था और लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते उसका एक छोटा सा हिस्सा ही बचता था। बीच में बहुत सारे लीकेज थे। इस लीकेज को बंद करने के लिए सरकार ने 2 ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया, आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। 2025 के आंकड़े, अप्रैल 2025 तक भारत में 142 करोड़ आधार आईडी बनाए जा चुके हैं। इस आधार को बैंक खातों से जोड़कर सरकार ने डीबीटी के माध्यम से मई 2025 तक 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए हैं। इसका नतीजा, सरकार ने 3.48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की है, जो पहले बिचौलियों और फर्जी लाभार्थियों की जेब में जाता था। सामाजिक प्रभाव, ये निश्चित करता है कि पेंशन, सब्सिडी और स्कॉलरशिप का पैसा बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसने करोड़ों फर्जी राशन कार्ड और गैस कनेक्शन को सिस्टम से बाहर किया है। पलक, जब तुम किसी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरती हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाती हो तो कितनी सारी फाइलों का बोझ उठाना पड़ता है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ सब बहुत झंझट होता है और हमेशा डर लगा रहता है कि कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो ना जाए। इसी समस्या का समाधान है डिजी लॉकर। ये एक वर्चुअल लॉकर है जहां आप अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को डिजिटली रूप से स्टोर कर सकते हैं और ये कानूनी रूप से ओरिजिनल के बराबर मान्य है। 2025 के आंकड़े, जून 2025 तक डिजी लॉकर के 53.92 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। सामाजिक प्रभाव, अब आपको हर जगह फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। इससे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बेहद आसान और तेज हो गई है और कागजी कार्यवाही कम हुई है। ये सारी डिजिटल सेवाएं शहरों तक तो ठीक हैं, लेकिन भारत तो गांव में बसता है। अगर गांव ही इंटरनेट से नहीं जुड़ेंगे तो डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा रह जाएगा। इसी खाई को पाटने के लिए शुरू हुई भारत नेट परियोजना। 2025 के आंकड़े, जनवरी 2025 तक भारत नेट परियोजना के तहत 6.92 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर देश की 2.18 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। सामाजिक प्रभाव, ये परियोजना ग्रामीण भारत में ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन यानी दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा और ई एजुकेशन यानी ऑनलाइन शिक्षा को पहुंचाने का आधार है। ये गांव और शहर के बीच के डिजिटल अंतर को कम करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। दोस्तों, ये तो थी राष्ट्रीय स्तर की तस्वीर। इन सभी योजनाओं को याद रखने के लिए मैंने आपके लिए एक क्विक रिवीजन टेबल बनाई है। इसे अपनी नोटबुक में जरूर बना लेना। वाह सर, ये तो इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे अपने रंगीले राजस्थान की। ई गवर्नेंस के मामले में राजस्थान हमेशा से देश के अग्रणी राज्यों में रहा है। यहाँ की 2 फ्लैगशिप योजनाएं तो पूरे देश के लिए एक मिसाल हैं और आपके एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक हैं। राजस्थान में सरकार आपके द्वार का सबसे बड़ा उदाहरण है ई मित्र यानी ई मित्रा। ये वो छोटी छोटी दुकानें या कियोस्क हैं जो आपके पड़ोस में हैं और जहां आप लगभग सभी सरकारी काम करवा सकते हैं। बिजली पानी का बिल भरना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, जन आधार में अपडेट करवाना या किसी भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरना। 2025 के आंकड़े, आज पूरे राजस्थान में 80,000 से ज्यादा ई मित्र कियोस्क हैं जो 600 से ज्यादा अलग अलग तरह की सरकारी और निजी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सामाजिक प्रभाव, इसने आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाया है। इससे समय, पैसा और ऊर्जा तीनों की बचत होती है और काम आसानी से हो जाता है। पलक, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे गांव की पंचायत में मनरेगा के तहत किसे किसे काम मिला है या तुम्हारे वार्ड में किन किन लोगों को पेंशन मिल रही है? नहीं सर, ये सब पता करना तो बहुत मुश्किल होगा। पहले था, अब नहीं। राजस्थान सरकार ने एक क्रांतिकारी पोर्टल बनाया है, जन सूचना पोर्टल।
ये पोर्टल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) की सच्ची भावना को लागू करता है, जो कहती है कि सरकार को खुद से यानी सुओ मोटो ज्यादा से ज्यादा जानकारी जनता को देनी चाहिए। 2025 के आंकड़े अक्टूबर 2025 तक इस पोर्टल पर भागों की 351 योजनाओं से जुड़ी 749 तरह की जानकारियां उपलब्ध हैं और इस पोर्टल पर 26.45 करोड़ से ज्यादा लोग जानकारी लेने आ चुके हैं। सामाजिक प्रभाव: ये पोर्टल आम नागरिक को ये शक्ति देता है कि वो बिना किसी आरटीआई आवेदन के अपने मोबाइल पर ही ये देख सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ किसे और कैसे मिल रहा है। ये सामाजिक अंकेक्षण का सबसे बड़ा डिजिटल हथियार है और शासन में पारदर्शिता की गारंटी है। चलो राजस्थान की इन दोनों योजनाओं को भी एक टेबल में समेट लेते हैं। जी सर। देखा आपने कैसी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टेक्नोलॉजी के जरिए शासन को आम आदमी के लिए खास बना रही हैं। अब तैयार हो जाओ अगले सवालों के लिए, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से आपकी समझ को परखेगा। अब एक सवाल जो सीधे तौर पर तो नहीं पूछा गया, लेकिन डिजिटल इंडिया की समझ पर आधारित है। ध्यान से सुनना। भारत सरकार के कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक प्रमुख पहल डिजिलॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये नागरिकों को अपने डिजिटल दस्तावेज संग्रहित करने के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बी, डिजिलॉकर में जारी किए गए दस्तावेजों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत मूल भौतिक दस्तावेजों के बराबर लागूनी मान्यता प्राप्त है। सी, इसका उपयोग केवल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। और डी, इसका उपयोग कागजी उपयोग को कम करके और प्रशासनिक उपरिव्यय को घटाकर ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। सर, इसमें कथन सी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने बताया था कि इसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जैसे कई तरह के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, सिर्फ शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं। परफेक्ट, तुम्हारा विश्लेषण बिल्कुल सही है। डिजिलॉकर एक मल्टीपर्पस प्लेटफॉर्म है। अब राजस्थान पर आते हैं। ये सवाल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया था, जो आईसीटी की गहरी समझ की मांग करता है। नेक्स्ट प्रश्न, आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये शासन में पारदर्शिता को बढ़ाता है। बी, ये सरकारी सेवाओं की पहुंच को सुगम बनाता है। सी, ये नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को सीमित करता है। और डी, ये प्रशासनिक दक्षता में सुधार करता है। सर, ये तो बहुत स्पष्ट है। आईसीटी और ई गवर्नेंस तो सरकार और नागरिकों के बीच संवाद को बढ़ाते हैं, सीमित नहीं करते हैं, जैसे जन सूचना पोर्टल या संपर्क पोर्टल। तो कथन सी, नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को सीमित करता है, बिल्कुल गलत है। ब्रिलियंट, तुम देख रही हो पलक, सवाल राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर की योजनाओं से बन रहे हैं और सवाल सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछ रहे, बल्कि उनके प्रभाव और उद्देश्य के बारे में पूछ रहे हैं। यही है एग्जामिनर का माइंडसेट और यही हमें क्रैक करना है। दोस्तों और पलक, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आईटी एक वरदान है जिसने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, तो इसका एक भयानक अभिशाप भी है। एक अंधेरी दुनिया जहां एक क्लिक पर आपकी मेहनत की कमाई और आपकी इज्जत दोनों लुट सकती है, और इस दुनिया का नाम है साइबर क्राइम। सर, ये तो बहुत डरावना लगता है। डरावना है पलक, और इसीलिए इसके बारे में जानना और भी जरूरी है, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। पहले तो ये समझो कि ये खतरा कितना बड़ा है। 2025 के ये आंकड़े आपकी आंखें खोल देंगे। वित्तीय धोखाधड़ी का भूकंप। साल 2024 में हम भारतीयों ने साइबर धोखाधड़ी में 22,845 करोड़ रुपए से ज्यादा गवा दिए। ये रकम पिछले साल की तुलना में 206% ज्यादा है। ये दिखाता है कि साइबर अपराधी कितनी तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। अपराधों की बाढ़। 2024 में ही 22.68 लाख से ज्यादा साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं दर्ज की गईं। मतलब हर मिनट दर्जनों भारतीय साइबर हमले का शिकार हो रहे हैं। ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट हुए, न जाने कितने लोग तो शर्म और डर के मारे बताते भी नहीं। अब सवाल यह है कि ये अपराधी करते क्या हैं। चलो साइबर अपराध के कुछ आम तरीकों को समझते हैं, ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। जी सर। साइबर अपराध के प्रकार। हैकिंग, किसी के कंप्यूटर, मोबाइल या नेटवर्क में बिना इजाजत के घुसपैठ करना, जैसे किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लेना। फिशिंग, ये मछली पकड़ने जैसा ही है, बस यहां चारा होता है लालच। आपको एक एसएमएस या ईमेल आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन 5 लाख रुपीज, क्लिक हियर टू क्लेम, या योर एसबीआई अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, अपडेट योर केवाईसी हियर। जैसे ही आप उस नकली लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी यानी यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी डालते हैं, आपका अकाउंट खाली। पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट, आपके व्यक्तिगत दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड का इस्तेमाल करके आपके नाम पर लोन लेना या सिम कार्ड खरीदना। साइबर स्टॉकिंग या बुलिंग,
सोशल मीडिया पर किसी को लगातार परेशान करना, धमकी देना या उसके बारे में अफवाहें फैलाना। रैंसमवेयर, ये एक तरह की डिजिटल फिरौती है। हैकर आपके कंप्यूटर की सारी फाइलों को लॉक यानी एन्क्रिप्ट कर देता है और उन्हें वापस खोलने के बदले में आपसे पैसे यानी अक्सर क्रिप्टो करेंसी में मांगता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, ये एक नया और बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इसमें अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या ईडी का अधिकारी बताकर आपको वीडियो कॉल करते हैं। वे आपको डराते हैं कि आपके नाम पर कोई अवैध पार्सल आया है या आप किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल हैं, और फिर केस रफा दफा करने के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। समझ गई सर। पलक, एक बात समझो, जिस यूपीआई ने रेहड़ी वाले को सशक्त बनाया, उसी यूपीआई ने इन चोरों को धोखाधड़ी का एक नया और आसान रास्ता भी दे दिया। जिस डिजिटल क्रांति का हम जश्न मना रहे हैं, उसी ने अपराध का एक नया मैदान भी तैयार कर दिया है। ये विरोधाभास क्यों पैदा हुआ? क्योंकि हमारे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा जागरूकता के विकास से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ। हमने लोगों के हाथ में स्मार्टफोन और 4G इंटरनेट तो दे दिया, लेकिन उन्हें ये सिखाने में पीछे रह गए कि इस ताकत का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करना है। इसी विकास भेद्यता विरोधाभास का फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। तो सर, इन अपराधियों से निपटने के लिए क्या हमारे पास कोई कानून नहीं है? बिल्कुल है पलक, और यही हमारे एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन डिजिटल अपराधियों से लड़ने के लिए हमारे पास एक कानूनी हथियार है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कानूनी शस्त्रागार आईटी एक्ट 2000। दोस्तों, इस कानून को साइबर कानून या आईटी एक्ट भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मान्यता देना और साइबर अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा का प्रावधान करना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरे भारत में लागू होता है, और अगर कोई विदेशी नागरिक भी भारत में स्थित किसी कंप्यूटर या नेटवर्क को निशाना बनाकर अपराध करता है तो उस पर भी ये कानून लागू होता है। अब आपको पूरा एक्ट रटने की जरूरत नहीं है। रीट परीक्षा के लिए हमें बस कुछ चुनिंदा धाराओं पर फोकस करना है, जहां से सीधे सवाल बनते हैं। मैंने इन धाराओं को एक आसान टेबल में बदल दिया है। धारा 65, कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़, टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। धारा 66, हैकिंग या कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। धारा 66C, पहचान की चोरी जैसे पासवर्ड, डिजिटल सिग्नेचर चुराना, 3 साल तक की जेल और जुर्माना। धारा 66E, गोपनीयता का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, जैसे किसी की निजी तस्वीरें बिना सहमति के खींचना या शेयर करना, 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। धारा 67, अश्लील सामग्री प्रकाशित करना, पब्लिशिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पहली बार अपराध पर 3 साल तक जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। धारा 67A, यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रकाशित करना, पब्लिशिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, पहली बार अपराध पर 5 साल तक जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना। इस टेबल को अपनी दीवार पर चिपका लो। यहां से एक सवाल पक्का समझो। चलो अब देखते हैं कि पिछले सालों में एग्जामिनर ने इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे हैं। ओके मान सर। पलक, आईटी एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किसी व्यक्ति की निजी तस्वीरों को उसकी सहमति के बिना इंटरनेट पर प्रकाशित करना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत एक अपराध है? ए, धारा 66, बी, धारा 66C, सी, धारा 66E, डी, धारा 67। सर, निजी तस्वीरें मतलब प्राइवेसी का उल्लंघन, तो ये आएगा धारा सी, 66E, गोपनीयता का उल्लंघन के तहत। क्या बात है। अब एक और, ये आपकी कॉमन सेंस और टॉपिक की समझ को परखेगा। अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? ए, फिशिंग, बी, हैकिंग, सी, डिजिटल लॉकर, डी, स्पैमिंग। सर, ये तो बहुत आसान है। फिशिंग, हैकिंग और स्पैमिंग अपराध हैं। लेकिन सी, डिजिटल लॉकर, तो डिजिटल इंडिया के तहत सरकार द्वारा दी गई एक बहुत ही उपयोगी सुविधा है। करेक्ट। अब आखिरी सवाल इस राउंड का, ये थोड़ा अलग है। ये दिखाता है कि आईटी का प्रभाव सिर्फ अपराध और गवर्नेंस तक सीमित नहीं, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जाता है। प्रश्न,
ग्रीनस्टोन के रचनाकारों को अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रसंस्करण महासंघ द्वारा 2004 के नामूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? ए. डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। बी. सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। सी. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने के लिए। डी. न्यूजीलैंड में डिजिटल क्रांति लाने के लिए। सर ये तो सीधा हमारे चैप्टर के नाम से ही जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर होगा बी, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। देखा दोस्तों, एग्जामिनर ने सीधे सीधे हमारे टॉपिक के नाम से ही सवाल पूछ लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि ये अध्याय आपकी परीक्षा के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि आईटी के समाज पर पड़ने वाले हर तरह के प्रभाव, अच्छे और बुरे, दोनों को गहराई से समझना होगा। पलक, हमने डिजिटल इंडिया की एक बहुत ही शानदार और चमकदार तस्वीर देखी। हमने यूपीआई की क्रांति देखी, डीबीटी का जादू देखा। पर एक और सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई, एक ऐसी खाई जो अमीर और गरीब, शहर और गांव और यहां तक कि पुरुष और महिला को भी बांटती है। इस खाई का नाम है डिजिटल डिवाइड या डिजिटल विभाजन। डिजिटल डिवाइड? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है समाज के एक हिस्से का टेक्नोलॉजी और इंटरनेट तक पहुंच बना लेना, जबकि दूसरे बड़े हिस्से का इससे वंचित रह जाना। ये सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन का ना होना नहीं है, ये अवसरों का विभाजन है, विकास का विभाजन है। चलो 2025 के ताज़ा आंकड़ों से इस विभाजन की गहराइयों को नापते हैं। सबसे पहले शहरी ग्रामीण खाई, द अर्बन रूरल गैप। हमने पढ़ा कि भारत की 55.3% आबादी ऑनलाइन है, पर इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आज भी देश की 44.7% आबादी यानी लगभग 65 करोड़ लोग इंटरनेट की दुनिया से बाहर हैं। और इनमें से ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में केवल 31% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जबकि शहरी भारत में यह आंकड़ा 67% है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जी सर। 2. लैंगिक खाई, द जेंडर गैप, मेल वर्सेस फीमेल। ये खाई और भी चिंताजनक है। टेक्नोलॉजी तक पहुंच के मामले में महिलाओं को अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत में इंटरनेट उपयोग में लैंगिक अंतर सबसे खराब में से एक है, जो 40.4% है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि ग्रामीण भारत में 51% महिलाओं के पास अपना खुद का मोबाइल फोन तक नहीं है। राजस्थान की हकीकत, 2025 की एक रिपोर्ट जो विशेष रूप से ग्रामीण राजस्थान पर केंद्रित थी, उसने बताया कि 14 से 16 आयु वर्ग में जहां 42.7% लड़कों के पास अपना स्मार्टफोन है, वहीं केवल 34.6% लड़कियों के पास ही अपना फोन है। भले ही लगभग हर घर में फोन है, लेकिन उस पर पहला हक लड़के का ही होता है। 3. आर्थिक खाई, द इकोनॉमिक गैप, मनी वर्सेस कॉइन। इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस अभी भी गरीबों की पहुंच से दूर हैं। आंकड़े, भारत के सबसे गरीब 20% परिवारों में से केवल 2.7% के पास कंप्यूटर है और केवल 8.9% के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। इसकी तुलना में सबसे अमीर 20% परिवारों में ये आंकड़े क्रमशः 27.6% और 50.5% हैं। 4. असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव। ये सबसे महत्वपूर्ण और नया बिंदु है जिस पर नीति आयोग ने अक्टूबर 2025 की अपनी रिपोर्ट में ध्यान खींचा है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे 49 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। किसान, मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, कारीगर। ये लोग डिजिटल साक्षरता और संसाधनों की कमी के कारण इस डिजिटल क्रांति से बाहर रह जाने का खतरा झेल रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि एआई और नई टेक्नोलॉजी अगर समावेशी तरीके से लागू नहीं की गई तो ये इस खाई को और भी चौड़ा कर सकती हैं। तो पलक, इन सब बातों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? डिजिटल डिवाइड सिर्फ डिवाइस या इंटरनेट न होने की समस्या नहीं है, ये अवसरों का विभाजन है, डिवाइड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सोचो, एक ग्रामीण छात्र जिसके पास इंटरनेट नहीं है, वो DIXART पोर्टल पर मौजूद हजारों लर्निंग वीडियोस तक नहीं पहुंच सकता। एक गांव की महिला जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो स्वास्थ्य सलाह के लिए ई-संजीवनी ऐप का उपयोग नहीं कर सकती और न ही वो वित्तीय स्वतंत्रता के लिए UPI का इस्तेमाल कर सकती है। इसका मतलब है कि डिजिटल विभाजन सीधे सीधे शैक्षिक विभाजन यानी एजुकेशन डिवाइड, स्वास्थ्य विभाजन यानी हेल्थ केयर डिवाइड और आर्थिक विभाजन यानी इकोनॉमिक डिवाइड को जन्म दे रहा है। ये समाज में पहले से मौजूद असमानताओं को और भी गहरा कर रहा है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव है जिसे एक भावी शिक्षक के रूप में आपको समझना ही होगा। जी सर। ये डिवाइड एक बहुत ही गहरा सामाजिक मुद्दा है और एग्जामिनर इस पर सवार बनाकर आपकी सामाजिक समझ को परखता है। चलो एक सवाल करते हैं।
भारत में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है? ए. डिजिटल इंडिया मिशन, बी. स्किल इंडिया मिशन, सी. भारत नेट परियोजना, डी. प्रधानमंत्री जनधन योजना। गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने वाली योजना है सी, भारत नेट परियोजना। एक्सीलेंट। अब इस कॉन्सेप्ट को एक व्यापक सामाजिक विचार से जोड़ते हैं। ये सवाल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी 2020 में पूछा गया था। यह सीधे तौर पर आईटी का सवाल नहीं है, लेकिन इसका गहरा संबंध हमारे टॉपिक से है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? ए. विशिष्ट स्थान, बी. अमूर्तता, सी. स्थायित्व, डी. सामुदायिक भावना। सर, ये तो समाजशास्त्र का प्रश्न है। समुदाय की परिभाषा के अनुसार समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक स्थान या क्षेत्र होता है, वो स्थायी होता है और उसमें सामुदायिक भावना होती है। समुदाय अमूर्त नहीं बल्कि मूर्त होता है, तो इसका उत्तर बी, अमूर्तता होना चाहिए। करेक्ट। अब देखो, मैंने ये सवाल यहाँ क्यों पूछा। परंपरागत रूप से समुदाय के लिए एक विशिष्ट स्थान का होना जरूरी है, लेकिन आज सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया ने वर्चुअल कम्युनिटीज बना दिए हैं। हमारा ये मान एजुकेशन का यूट्यूब चैनल भी तो एक समुदाय है। आप सब इसके सदस्य हैं। हमारे बीच एक सामुदायिक भावना है, लेकिन हम किसी एक विशिष्ट स्थान पर नहीं हैं। कोई सीकर से है, कोई जोधपुर से, कोई जयपुर से। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी समाज की समुदाय जैसी बुनियादी परिभाषाओं को ही बदल रही है। दिस इज द रियल सोशल इम्पैक्ट। समझी? वाह सर, अब समझ आया कि अब क्यों कहते हैं कि हर विषय एक दूसरे से जुड़ा है। दिस इज अमेजिंग। तो दोस्तों, हमने सिक्के के दोनों पहलू देख लिए। हमने डिजिटल इंडिया की चमक देखी और डिजिटल डिवाइड का अंधेरा भी। हमने ई गवर्नेंस का वरदान देखा और साइबर क्राइम का अभिशाप भी। अब समय है भविष्य की ओर देखने का। क्लाइमैक्स का समय है। अब हम देखेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को किस नए क्षितिज, किस नई मंजिल की ओर ले जा रही है। आईटी आज हमारे देश के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन इंजन बन गया है, जो हर क्षेत्र में विकास को गति दे रहा है। आर्थिक इंजन। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। जीडीपी में हिस्सेदारी। 2024-25 में भारत की जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है और लक्ष्य है कि 2030 तक ये लगभग 20% हो जाए। रोजगार के नए अवसर। टेक्नोलॉजी ने पारंपरिक नौकरियों के अलावा बिल्कुल नई तरह की नौकरियां पैदा की है। आज ग्राफिक डिजाइनर, वेब डेवलपर, एनिमेटर, सोशल मीडिया मैनेजर, एसईओ एक्सपर्ट, ऐप डेवलपर जैसे करियर विकल्प मौजूद हैं, जिनके बारे में 15 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। अकेले टेक्नोलॉजी और एआई इकोसिस्टम में आज 60 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। सामाजिक ताना-बाना। टेक्नोलॉजी ने हमारे समाज के जीने, सीखने और स्वस्थ रहने के तरीके को भी बदल दिया है। ई लर्निंग। कोरोना काल ने हमें ऑनलाइन शिक्षा की ताकत दिखाई। दीक्षा और स्वयं जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म शिक्षा को हर किसी के लिए सुलभ बना रहे हैं। दीक्षा पोर्टल पर आज 19,699 से ज्यादा कोर्स और 18.2 करोड़ से ज्यादा एनरोलमेंट्स हैं। टेलीमेडिसिन। अब अच्छे डॉक्टर की सलाह के लिए बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। सरकार की ई संजीवनी पहल ने दिसंबर 2024 तक 31.86 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श प्रदान किए हैं। ये दूर दराज के इलाकों के लिए एक वरदान है। सामाजिक जुड़ाव। आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति, जागरूकता और जुड़ाव का एक शक्तिशाली मंच बन गया है। भारत में यूट्यूब के 49.1 करोड़, इंस्टाग्राम के 41.4 करोड़ और फेसबुक के 38.3 करोड़ यूजर्स हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया मार्केट बनाता है। तीसरा, भविष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दोस्तों, भविष्य का सबसे बड़ा गेम चेंजर है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। इंडिया एआई मिशन। भारत सरकार ने एआई में ग्लोबल लीडर बनने के लिए 10,371.92 करोड़ रुपए का एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया है।
आर्थिक क्षमता। एक अनुमान के मुताबिक एआई 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 1.7 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 140 लाख करोड़ रुपए जोड़ सकता है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि हर क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, यह है सूचना प्रौद्योगिकी का समग्र प्रभाव। अब समय है आज की क्लास के फाइनल राउंड का, द MCQ शोडाउन। मैं 2 सवाल पूछूंगा और तुम्हें सही ऑप्शन चुनना है। रेडी पलक? यस सर, एब्सोल्युटली रेडी। परफेक्ट। पहला सवाल राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ई-गवर्नेंस सुविधा से जुड़ा हुआ है। ये सवाल सीधे RSCIT असेसमेंट से प्रेरित है, जो दिखाता है कि ये कितना बेसिक और महत्वपूर्ण है। प्रश्न 9। राजस्थान सिंगल साइन ऑन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल सुरक्षित पासवर्ड प्रबंधन प्रदान करना। बी. एक ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। सी. व्यवसाय पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो मंजूरी देना। या डी. केवल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की सुविधा देना। सर, SSO का मतलब ही है सिंगल साइन ऑन। इसका उद्देश्य है कि नागरिक एक ही आईडी पासवर्ड से सभी सरकारी पोर्टल्स और सेवाओं का लाभ उठा सकें। तो सही जवाब है बी, एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। फैंटास्टिक, योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। और अब आज की क्लास का आखिरी सवाल, द मास्टर स्ट्रोक। ये सवाल ई-कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण मॉडल पर आधारित है, जो अक्सर सूचना सहायक जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न 10। ई-कॉमर्स में C2C कस्टमर टू कस्टमर मॉडल का एक लोकप्रिय उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट है? ए. Amazon.in, बी. irctc.co.in, सी. OLX.in, डी. Dell.com। सर, C2C का मतलब है जहां एक कस्टमर यानी कस्टमर सीधे दूसरे कस्टमर को सामान बेचता है। Amazon B2C है, IRCTC भी B2C है और Dell भी B2C है। लेकिन OLX.in पर एक आम इंसान अपना पुराना सामान दूसरे आम इंसान को बेचता है। तो यही C2C का सबसे अच्छा उदाहरण है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पलक, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी तैयारी एकदम सही ट्रैक पर है। और ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए है, आपकी सफलता। जब आप शिक्षक बनके उन स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवारेंगे जहां शायद आज भी डिजिटल डिवाइड की खाई मौजूद है, वही हमारी असली गुरुदक्षिणा होगी। लेकिन उस गुरु दक्षिणा से पहले आज मैं आपसे अपने इन छोटे भाई बहनों से कुछ मांगना चाहता हूं। ये जो फ्री क्वालिटी एजुकेशन हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम का दिन रात का पसीना और एक सपना है। एक सपना कि राजस्थान के हर कोने में बैठा बच्चा बिना किसी आर्थिक तंगी के बेहतरीन शिक्षा पा सके। इस सपने को जिंदा रखने के लिए, इसे और बड़ा करने के लिए हमें आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की जरूरत है। हमारी एक छोटी सी कोशिश है टेस्टक्यू ऐप। इस ऐप पर हम रीट मेंस के लिए रोजाना बिल्कुल फ्री क्विज डालते हैं, ताकि जो भी आपने पढ़ा है उसका आप अभ्यास कर सकें और आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। आज मैं आपसे अपने दिल से कहना चाहता हूं, अगर आपको हमारी इस 2 घंटे की मेहनत में हमारी आंखों में थोड़ी भी सच्चाई और ईमानदारी दिखी हो, तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी टेस्टक्यू ऐप को 5 स्टार रेटिंग यानी 5 स्टार जरूर दें। आपका दिया हुआ एक एक स्टार हमारी पूरी टीम का हौसला लाखों गुना बढ़ा देता है। जब हम रात को थक कर आपके कमेंट्स और रेटिंग्स पढ़ते हैं, तो सारी थकान दूर हो जाती है और अगले दिन दुगनी ऊर्जा से काम करने का जज्बा मिलता है। सर, ये कैसे करना है? ये बहुत आसान है, बस 1 मिनट लगेगा। स्टेप 1, अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर खुलें। स्टेप 2, ऊपर सर्च बार में टेस्टक्यू टाइप करें। स्टेप 3, हमारे लोगो वाले ऐप को इंस्टॉल करें। स्टेप 4, ऐप में नीचे रेट दिस ऐप सेक्शन में 5वें स्टार यानी 5th स्टार पर टैप करें, उसे चमका दें। और सबसे जरूरी, नीचे दिए गए बॉक्स में अपने दिल से कुछ शब्द लिखें। बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, आपको इस परिवार का हिस्सा बनकर कैसा महसूस होता है, आपको हमारी मेहनत से कैसे मदद मिल रही है। आपके ये शब्द हमारे लिए किसी भी अवार्ड से, किसी भी ट्रॉफी से बढ़कर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा हर एक स्टूडेंट जो आज इस क्लास को देख रहा है, जो खुद एक शिक्षक बनने वाला है, वो इस गुरु दक्षिणा से हमें वंचित नहीं रखेगा। वी आर वेटिंग फॉर योर 5 स्टार रेटिंग्स। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए जोश के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।